यहाँ हम एनसीईआरटी का पूरा पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। तो यहाँ एक एनसीईआरटी में भी अपडेट आया है, नई एनसीईआरटी में जो सूक्ष्म जैव अणु होते हैं इनका जो आणविक भार होता है 18 से 800 डाल्टन होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक लाइन और दे दी थी। तो बच्चों आज आप इस सेशन में जैव अणु के वन शॉट के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो आपको जियोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? केमिस्ट्री में। यहां हम एनसीईआरटी का पूरा पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे लाइन टू लाइन, जहां जहां जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहां पर इसकी शुरुआत करते हैं कि जो रासायनिक मतलब जैव अणु है, ठीक है, कि जैव अणु क्या होते हैं। मान लीजिए कोई भी कोशिका है, उस कोशिका में जीवित कोशिकाओं में जो कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं, कार्बन यौगिक पाए जाते हैं, उन कार्बन यौगिक को ही आप क्या नाम देंगे? जैव अणु नाम देंगे। अब जैव अणु के अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एमिनो अम्ल हो गए, ग्लूकोज हो गए, वसी अम्ल हो गए। अब मान लीजिए कोई भी सजीव ऊतक है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि भाई इसमें जैव अणु उपस्थित होते हैं? तो यहां रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण जो एनसीईआरटी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है बच्चों? एनसीईआरटी। तो रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण आप कैसे करेंगे? तो रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई भी आपने जीवित ऊतक लिया, अब उस जीवित ऊतक का कोई भी टुकड़ा ले लिया। ये मान लीजिए आलू का टुकड़ा हो सकता है, त्वचा का टुकड़ा हो सकता है, यकृत का टुकड़ा हो सकता है, अग्नाशय ग्रंथि का कोई टुकड़ा हो सकता है। अब इस छोटे से टुकड़े में आपको मिलाना है ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। क्या मिलाना बोलिए? ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। उससे क्या होगा? ग्राइंडिंग अच्छी होगी, अच्छा पिसाई में आएगा। ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल मिलाकर क्या करेंगे हम? एक मान लीजिए उसे बीकर में ले लिया, फिर उसको हम ग्राइंडिंग करेंगे। ठीक है, ग्राइंडिंग मतलब पीसना। आप मान लीजिए जैसे मिक्सर ग्राइंडर या मिक्सी का उपयोग कर लें, या मोटार या ओखली का उपयोग कर लें, और उसमें अच्छी तरह से पीसकर हम स्लरी या चटनी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्लरी या चटनी। एनसीईआरटी में से करदम भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? करदम। तो हम कहेंगे कि भाई स्लरी, चटनी या करदम बन गया। अब जो हमारे पास ये चटनी या करदम बना है, इसे हम कॉटन कपड़े से या फिर इसे पनीर के चीज क्लॉथ से भी छान सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे कि कॉटन कपड़ा, सूती कपड़ा ले लिया, उसे छानेंगे, तो हमें यहां मिलेगा क्षनित और अक्षनित। जो क्षनित होगा बच्चों, उसमें हम कहेंगे कि वह अम्ल विलेय समूह है। क्या है बच्चों? अम्ल विलेय समूह। और आपको यह ध्यान रखना है कि जो अम्ल विलेय समूह होगा उसमें सूक्ष्म जैव अणु होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म जैव अणु। तो यहां अगर हम देखें तो भाई ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, ये सब सूक्ष्म जैव अणु है। इसके बाद हम बात करते हैं अक्षनित, जो छना नहीं। जैसे घर पर आप चाय बनाते हैं तो चाय छलनी का उपयोग करते हैं, तो जो बाहर निकल कर आ गया वह अम्ल विलेय है। जो नहीं छना, ठीक है, जो छलनी के अंदर है, उसे आप नाम देंगे अम्ल अविलेय समूह। क्या नाम देंगे? अम्ल अविलेय समूह। और इसमें अधिकांशतया वृद्ध जैव अणु होते हैं। क्या होते हैं भाई? वृद्ध जैव अणु। जैसे वृद्ध जैव अणु में हम आ जाते हैं भाई, पॉलीसेकेराइड हो सकता है, न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, यहां पर ये फेमस एग्जांपल लिपिड अपवाद के रूप में पढ़ेंगे। किस रूप में पढ़ेंगे? अपवाद के। तो हम कहेंगे कि भाई मान लीजिए आपने कोई जीवित ऊतक लिया, उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल मिलाइए, फिर उससे अच्छी तरह मिक्स करिए, मिक्सी की सहायता से पीसना है। जब पीसेंगे तो चटनी बनेगी, करदम बनेगी या स्लरी बनेगी। फिर हमने उसे कॉटन कपड़े की सहायता से छान लिया। जब कॉटन कपड़े की सहायता से छाना तो हमारे पास दो भाग मिलेंगे, एक तो क्षनित और एक अक्षनित। बच्चों इसमें यह ध्यान रखना है कि जो क्षनित है वह अम्ल विलेय समूह में होगा। किसमें होगा? अम्ल विलेय समूह। और जो अक्षनित है वह अम्ल अविलेय समूह में होगा। इसी के बारे में आप यहां पर और आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसी आधार पर हम बात करेंगे कि भाई जैव अणु के प्रकार। जैव अणु के प्रकार। अब जैव अणु की बात करें बच्चों तो अभी हाल आपने पढ़ा कि ये दो प्रकार के होंगे, सूक्ष्म जैव अणु और वृद्ध जैव अणु। सूक्ष्म जैव अणु का सिंपल सा मतलब है कि वह अम्ल विलेय समूह में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे? अम्ल विलेय समूह। और हम बात करें वृद्ध जैव अणु अम्ल अविलेय समूह में। अब इनमें मुख्य अंतर क्या है? आणविक भार का। किसका अंतर है? आणविक भार।
जो सूक्ष्म जैव अणु होते हैं इनका जो आणविक भार होता है 18 से 800 डाल्टन होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक लाइन और दे रखी है कि इनका अणुभार 1000 डाल्टन से भी कम हो सकता है, 1000 डाल्टन। हम बात करें एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड, इसके अच्छे एग्जाम्पल है। तो भाई एमिनो अम्ल हो गया, ग्लूकोज हो गया, न्यूक्लियोटाइड, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल है। वृद्ध जैव अणु है, हम बात करेंगे इनका आणविक भार या तो 10,000 या उससे अधिक डाल्टन होगा, 10,000 या उससे अधिक डाल्टन होगा। हम कहेंगे भाई प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल इसके अच्छे उदाहरण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद कि भाई जो लिपिड होता है ये लिपिड एक अपवाद के रूप में है। ठीक है, लिपिड जो है बच्चों, वसाएं, लिपिड, ये अपवाद के रूप में है क्योंकि ये अम्ल अविलेय समूह में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अम्ल अविलेय समूह में। ठीक है, अम्ल अविलेय समूह में पाया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे कि जो आणविक भार है, आणविक भार कितना होगा? आणविक भार आपको याद रखना है कि 800 डाल्टन से कम होगा, 800 डाल्टन से कम होगा। तो आणविक भार इनका 800 डाल्टन से कम होगा। किससे कम होगा भाई? 800 डाल्टन। तो इसका मतलब है कि भाई लिपिड हमारे पास एक अपवाद है। क्या है बच्चों? लिपिड हमारे पास एक अपवाद है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि कोशिका का संगठन। कोशिका में क्या क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं उसमें पानी भी होगा, उसमें हम बात करें प्रोटीन भी होगा, उसमें हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वसा, लिपिड भी होगा और आयन भी होगा। तो हम बात करेंगे कि उसमें जल कितना होगा? 70 से 90%। उसके बाद सेकंड नंबर आता है प्रोटीन। प्रोटीन कितना होगा भाई? 10 से 15%। कितना होगा भाई? 10 से। हम कहेंगे न्यूक्लिक अम्ल कितना होगा? 5 से 7%, 5 to 7%। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोशिका है, अब इस कोशिका के हम अंदर चीजों को ढूंढ रहे हैं भाई कौन कितना कितना है। तो जल कितना है भाई? 70 से 90%। उससे सेकंड नंबर पर कौन है? प्रोटीन, 10 से 15%। कितना है? 10 से 15। उसके बाद हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें डीएनए आता है, आरएनए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हजारों साल पहले जो जंतु मर गए थे उनका भी न्यूक्लिक अम्ल आज हमें मिल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में उस न्यूक्लिक अम्ल से हम वापस उन्हीं जंतु को बना लें, जैसे डायनासोर हो गए, स्तनधारी मेमत हो गए। ठीक है, कई सारे ऐसे जीव जो गायब हो गए, तो वह डीएनए की सहायता से कोशिश चल रही है उनको दोबारा बनाने की। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट लगभग 3%, लिपिड लगभग 2%, और आयन लगभग क्या होगा? 1% से कम होगा। आयन क्या होगा भाई? लगभग 1% से। तो आपको यहां याद रखना है कि जैसे आप सिंपल याद रख सकते हैं कि वाटर पूरा नकली है। कैसे याद करेंगे? वाटर पूरा नकली है। तो भाई 70 से 90%, 10 से 15%, 5 से 7%, 3%, 2% और 1%। तो आप इसे ऐसे कोशिका संगठन को यहां पर आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भाई हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मनुष्य के शरीर में भी पाए जाते हैं, और पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? भूपर्पट। क्या बोलेंगे भाई? भूपर्पट। तो यहाँ एक एनसीईआरटी में भी अपडेट आया है, नई एनसीईआरटी में, वो भी आपको साथ में पढ़ना है, और पुराना भी ध्यान रखना है, पुरानी एनसीईआरटी का डेटा भी ध्यान रखना है। तो हम बात करेंगे कि भाई ऐसे कौन कौन से तत्व या एलिमेंट है जो मनुष्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो मनुष्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन। क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन। और सबसे कम की बात करें तो बच्चों क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। तो यहाँ ये 2 डेटा आपको जरूर याद रखना है, बाकी भी याद रखने हैं, लेकिन ये 2 डेटा याद रखने हैं कि भाई ऑक्सीजन 65% होता है। कितना होता है भाई? 65। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन से कम क्या होगा? कार्बन 18.5। नाइट्रोजन कितना होगा? 3.3। हम बात करें कैल्शियम कितना होगा? 1.5। हम बात करें हाइड्रोजन कितना होगा? अब यहां पर ये नई एनसीईआरटी में आपको याद रखना है कि न्यू एनसीईआरटी में इसका जो परसेंटेज है वो 9.5 हो गया है। कितना हो गया बच्चों? 9.5। तो यहां पर आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है कि जो नई एनसीईआरटी बच्चों, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां पर हम बात करेंगे कि ये तो
पूरा ये नई एनसीईआरटी, ये पुरानी एनसीईआरटी बच्चों, ये पुरानी एनसीईआरटी का डेटा है जिसमें भाई हाइड्रोजन कितना हो गया 0.5। तो हम कहेंगे कि यहां पर ये याद रखना है कि ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, अगर हम नई एनसीईआरटी की बात करें तो ये भाई नई एनसीईआरटी, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी। तो आपको भाई ये डेटा याद रखना पड़ेगा कि भाई जो नई एनसीईआरटी में अपडेट आया है वह हाइड्रोजन का कितना परसेंट आया है 9.5%। कितना आया भाई 9.5। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप नोट करते हुए चलेंगे कि किसमें कितना कितना एलिमेंट या तत्व होंगे। ऐसे हम बात करेंगे कि भाई अर्थ सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, तो अर्थ सतह पर हम बात करेंगे कि भाई हाइड्रोजन बहुत कम हो 0.14, कार्बन कितना होगा 0.03, और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भी सबसे ज्यादा क्या होगा ऑक्सीजन, ये कितना होगा 46.6। और हम बात करेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे कम क्या होगा नाइट्रोजन। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट, इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा टेबल आपको अच्छी तरह से बच्चों याद करना है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके बाद एक ये सिंपल दिया हुआ है कि भाई किस किस को किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो वैसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी का है कि भाई सोडियम किसे इंडिकेट करेंगे हम Na+, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, बाकी ये इससे मिलकर कंपाउंड होंगे। तो ये एक एनसीईआरटी का टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं राख या भस्म। राख क्या होता है, भस्म क्या होता है, ठीक है। हम बात करेंगे कि मान लीजिए किसी भी जीवित ऊतक, मान लीजिए लकड़ी का एक टुकड़ा आपने जलाया, तो अगर आप उसे जलाते हैं तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं वह CO2 और जल के रूप में ऑक्सीकृत हो जाएंगे। किसके रूप में होंगे बताइए, CO2 और जल के रूप में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और केवल क्या बचेगा अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ में आपको मेनली क्या याद रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो हम कहेंगे केवल अकार्बनिक पदार्थ रहेंगे। अब अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या रहेगा भाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और यही अकार्बनिक पदार्थ राख कहलाते हैं, जिसे आप भस्म भी बोलते हैं, ऐश भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल कोई भी जीवित ऊतक लीजिए, आप उसे जला दीजिए, तो कार्बनिक पदार्थ किस किस रूप में ऑक्सीकृत होंगे, CO2 और H2। केवल उसमें क्या रहेंगे, अकार्बनिक पदार्थ। क्या रहेंगे भाई, अकार्बनिक। अब अकार्बनिक पदार्थ में केवल क्या रहेगा, क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो सिंपल आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे PW स्टार कहते हैं, ठीक है। तो यहां हम कहेंगे कि भाई राख या भस्म बनी। इसके बाद हम आते हैं कि भाई उपापचय, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से काफी सारे PYQ क्वेश्चन आए हुए पुराने। जब भी आप देखेंगे लगभग कोई से भी पेपर हो जैव अणु से संबंधित, तो भाई उपापचय मेटाबोलाइट से क्वेश्चन आते हैं। अब उपापचय का मतलब है ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो उपापचय क्रियाओं में भाग लेंगे। किसमें भाग लेंगे, उपापचय क्रियाओं। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें उपापचय कहेंगे। अब ये कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार, एक होता है प्राथमिक उपापचय और एक होता है द्वितीयक उपापचय। प्राथमिक उपापचय का मतलब है जो डायरेक्ट सीधे रूप से उपापचय क्रियाएं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण में भाग लें, उन्हें आप क्या नाम देंगे, प्राथमिक उपापचय। अब प्राथमिक उपापचय में एग्जाम्पल की बात करें, बताइए आप, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल हो। अब हम बात करें द्वितीयक उपापचय। द्वितीयक उपापचय है जो सीधे रूप से उपापचय क्रियाओं में भाग नहीं लेते और सामान्यतया पादप के शरीर में संग्रहित हो जाते हैं। ये सुरक्षा का काम भी करेंगे और रंग प्रदान करने का काम भी करेंगे। सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और रंग प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। यानी पूरा चैप्टर आप इस तरह से इसको पढ़िए कि लगभग 2 घंटे में आपका पूरा जैव अणु तैयार हो जाए, ठीक है। वो भी एनसीईआरटी के आसपास। किसके आसपास बच्चों, एनसीईआरटी। अब हम बात करेंगे कि यहां पर कौन कौन से द्वितीयक उपापचय हैं। तो हम बात करेंगे कि भाई एल्केलॉइड्स। अब एल्केलॉइड्स जो होते हैं उनमें कोडिन और मॉर्फिन, क्या आएगा बच्चों बताइए। हम बात करें वर्णक या पिगमेंट, हम बात करें कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन,
आप सभी जानते हो कि जो एंथोसाइनिन है, ये एंथोसाइनिन पादप में रंग प्रदान करते हैं, पत्तियों को, फ्लावर को रंग प्रदान करने का कार्य करेंगे। तो वर्णक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करें टॉक्सिन, इनका उपयोग दवाइयों में किया जाता है, कई सारे ऐसे टॉक्सिन होते हैं। तो एब्रिन हो गया बच्चों, रिसिन हो गया। उसके अलावा टर्पिनोइड्स, मोनोटर्पिनोइड्स और डाइटर्पिनोइड्स। हम बात करें ड्रग्स, ठीक है, जैसे ड्रग्स में हमारे पास विनब्लास्टिन, ये विनब्लास्टिन जो होता है एंटी कैंसर दवाई, ठीक है, यानी कैंसर के इलाज में काम में ली जाएगी। करकुमिन जो होता है ये हल्दी जैसा होता है, लगभग वैसा ही होता है, आप समझने के लिए हल्दी जैसा ही मान सकते हैं। हल्दी को टर्मरिक बोलते हैं, उसी की जैसा एक पदार्थ होता है करकुमिन। तो ये क्या करता है, एंटीसेप्टिक होता है बच्चों, क्या होता है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो भाई हम बात करें इनका दवाइयों में इनका भी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा आवश्यक तेल में नींबू घास तेल, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। लेक्टिन्स में कॉनकेनावेलिन, आप इसे याद रख सकते हैं LIC, कैसे याद रखेंगे, LIC। और पॉलीमर या बहुलक, पॉलीमर या बहुलक क्या होते हैं, सेल्यूलोज, रबर, गम, ठीक है। जो गम होते हैं गोंद की तरह होता है, चिपकाने में सहायता करें। तो ये आर्थिक लाभ में भी काम आते हैं। किस में काम आते हैं, आर्थिक लाभ। तो आपको ये याद रखना है कि भाई द्वितीयक जो उपापचय है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए जब भी जैवाणु से रिलेटेड कोई पेपर होता है तो 100% क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। तो एल्कलॉइड्स के एग्जांपल बताइए आप, पिगमेंट्स के बताइए, टॉक्सिन के एग्जांपल बताइए, और ड्रग्स के एग्जांपल बताइए। और ड्रग्स में विनब्लास्टिन किस काम में आता है, बहुत बढ़िया। ऐसे पॉलीमर, सेल्यूलोज आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग यहां भी डिटेल में पढ़ेंगे, पादप कोशिका भित्ति में होता है। कहां पर होता है, पादप कोशिका। और रबर, गम, इन सब में पाया जाता है, यस और नो। इसके बाद बच्चों हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। किस पर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट। देखो बच्चों जैव अणु में आप कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल और एंजाइम, ये सब आप एक अच्छे लेवल पर पढ़ें। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 2:1 होता है जो जल के समान होगा। किसके समान होगा, जल के समान। अब कार्बोहाइड्रेट को सामान्यतः बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सी समूह होता है, एल्डिहाइड भी होता है, और कुछ में क्या होगा, कीटोन। एल्डिहाइड की बात करें CHO, कीटोन की बात करें तो भाई कीटोन समूह होगा। और पॉलीहाइड्रोक्सी में OH, बहुत सारे OH होंगे तो क्या नाम देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो ये सारे समूह पाए जाएंगे, ठीक है। हम बात करें भाई कार्बोहाइड्रेट को सामान्यतः क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स। क्या कहेंगे भाई, सैकेराइड्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। कैसा बंध होता है भाई, ग्लाइकोसिडिक। अब कार्बोहाइड्रेट की 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम आते हैं मोनोसैकेराइड पर। तो बहुत ध्यान से समझिए कि कार्बोहाइड्रेट की 3 प्रकार हो गई, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब है सरल कार्बोहाइड्रेट, बोलिए एक साथ। इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn, N बराबर कार्बन की संख्या। अब कार्बन की संख्या 3 से 7 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, 3 से 7। अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज, और 4 कार्बन है तो टेट्रोज, और 5 कार्बन है तो पेंटोज। तो ट्रायोज के एग्जांपल क्या है, PGL, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, बोलिए एक साथ। और DHAP का मतलब है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। टेट्रोज में 4 कार्बन होंगे, फॉर्मूला आप बना ही लेंगे, यस और नो। इरिथ्रोज एग्जांपल हो गया, क्या एग्जांपल हो गया, इरिथ्रोज। पेंटोज की बात करें 5 कार्बन होंगे, कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। हम कहेंगे कि भाई राइबोज और जाइलोज, राइबोज और जाइलोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटोज के बाद हेक्सोज। तो बच्चों हेक्सोज की अगर हम बात करते हैं तो हेक्सोज का फॉर्मूला क्या होगा बताइए आप, C6H12O6। क्या होगा बोलिए, C6H12O6। हम बात करें बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज। अब भाई ग्लूकोज के बहुत सारे सामान्य नाम हैं। हम बात करेंगे भाई ग्रेप शुगर बोलेंगे, हम इसे यूनिवर्सल, ब्लड शुगर, कॉर्न शुगर, डेक्सट्रोज,
इन सभी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप ध्यान से देख रहे हैं, ये इनकी रिंग चेन है। ये अल्फा ग्लूकोज है जिसमें H ऊपर होगा, OH नीचे होगा। अगर अल्फा ग्लूकोज को बीटा बनाएंगे तो OH कहां पर होगा? ऊपर, और H कहां होगा? नीचे। ठीक है, तो यहां पर ये ग्लूकोज का हम कहेंगे कि भाई रिंग चेन है। कैसा चेन है बच्चों बताइए? रिंग चेन। इसके बाद हम बात करते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को क्या नाम देंगे? ब्रेन शुगर। क्या नाम देंगे? ब्रेन शुगर। हम बात करें नेक्स्ट फ्रक्टोज। आपको याद रखना है कि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। कैसा समूह होगा? ग्लूकोज में होगा एल्डिहाइड, गैलेक्टोज में होगा एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में कैसा होगा? कीटोन समूह। फ्रक्टोज का कॉमन नेम बताइए? फ्रूट शुगर। ये नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर है बच्चों। कैसी बच्चों? नेचुरल स्वीटेस्ट। आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं कि ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेप्टोज। ठीक है, हेप्टोज का मतलब है 7 कार्बन। कितने कार्बन? 7। तो भाई फॉर्मूला बना सकते हैं C7H14O7। और इसका इकलौता एग्जांपल है जिसका नाम है सीडोहेप्टुलोज। क्या है बच्चों? अब हम बात करें मोनोसेकेराइड के रूपांतरण। मोनोसेकेराइड के रूपांतरण में थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना। डीऑक्सीराइबोज, इसका मतलब है कि ये राइबोज से बनेगा। आपको सिंपल याद रखना है कि जब राइबोज के सेकंड कार्बन पर, राइबोज के, ये राइबोज का फॉर्मूला है बच्चों, इसके सेकंड कार्बन पर अगर ऑक्सीजन हट गई तो वो क्या बनेगा? डीऑक्सीराइबोज। आप ध्यान से दोनों में कंपेयर करिए, आप देखेंगे सेकंड कार्बन पर आपको ऑक्सीजन की कमी आ रही है। किसकी कमी आ रही है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी आते ही इसे क्या नाम देंगे? डीऑक्सीराइबोज। ऐसे हम इसके रूपांतरण में, जैसे शुगर एल्कोहल, तो भाई शर्करा के साथ एल्कोहल जोड़ दिया, तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? मैनिटोल। हम बात करें शुगर अम्ल, शुगर के साथ अम्ल जोड़ दिया, एस्कॉर्बिक अम्ल। हम बात करें शुगर एमीन, शुगर के साथ एमीन समूह जोड़ा तो ग्लूकोस एमीन। ग्लूकोस एमीन आप कहां पढ़ेंगे? काइटिन में। कहां पर पढ़ेंगे? काइटिन में। इसके बाद हम आते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का मतलब है जिनमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे तो ओलिगोसेकेराइड बनेंगे। अब ओलिगोसेकेराइड में कौन से बॉन्ड होंगे? ग्लाइकोसिड। अगर 2 मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे तो बनेंगे डाइसेकेराइड, और 3 बनेंगे तो 4 बनेंगे तो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको केवल डाइसेकेराइड पर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड का मतलब याद रखो 2 मोनोसेकेराइड के जुड़ने से, और जब 2 मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे तो एक जल का अणु निष्कासित होगा। क्या निष्कासित होगा? जल का अणु। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है माल्टोज। अब माल्टोज किससे मिलकर बना है भाई? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। किससे मिलकर बना है? हम बात करें इनमें कौन सा बॉन्ड होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर आप ग्लूकोज फॉर्मूला बनाना जानते हो तो आप सब ध्यान से देखिए यहां पर कि ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है। तो कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में एक जल का अणु निष्कासित होगा, और यहां पर इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध बनेगा। क्या बनेगा भाई? ग्लाइकोसिडिक। तो ग्लाइकोसिडिक बनते ही बच्चों उसका नाम क्या होगा? माल्टोज। तो आपको यहां याद रखना है कि माल्टोज को माल्ट शुगर कहेंगे। इसमें याद रखना है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे? माल्टोज। क्या बनाएंगे? और इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? अल्फा 1,4। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे माल्टोज का ये भी फॉर्मूला है, वो भी फॉर्मूला है, और एक्स्ट्रा सीखना चाहें हम बात करें लेक्टोज। लेक्टोज का कॉमन नेम क्या है? मिल्क शुगर। लेक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। किस किस से मिलकर बना होगा? और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? अल्फा 1,4, सॉरी बीटा 1,4। कौन सा होगा भाई? बीटा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, माल्टोज में अल्फा 1,4 और लेक्टोज में बीटा 1,4। तो आपको एक साथ याद हो जाएंगे कि भाई माल्टोज में अल्फा 1,4 होता है और लेक्टोज में बीटा 1,4 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज के कई सारे कॉमन नेम है। इसे रसोई शर्करा, किचन शर्करा, इनवर्ट शुगर, इशू शर्करा, केन शुगर, कॉमर्शियल शुगर, क्योंकि इसका बिजनेस होता है। शक्कर बोल दीजिए आप, चीनी बोल दीजिए, और हम बात करें इसे टेबल शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होगा। किस किस से मिलकर बना होगा? हम बात करेंगे इनके बीच में अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बताइए माल्टोज में कौन सा बॉन्ड होगा? और लैक्टोज में, और सुक्रोज में,
अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद एक और फेमस एग्जांपल है ट्रेलोज। ट्रेलोज जो होता है कीटों के रक्त में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? कीटों के रक्त। हम बात करें कीटों के रक्त को हीमोलिम्फ भी कहेंगे। अब ये भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना है, लेकिन यहां ध्यान रखना है अल्फा 1 ग्लूकोज अल्फा 1 ग्लूकोज। तो भाई बॉन्ड भी कैसा बन गया? अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद हम आते हैं बच्चों अपचायिक शर्करा। अपचायिक शर्करा से भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हैं। ऐसी शर्कराएं जो Cu++ को Cu+ में रूपांतरित कर दे। कोई सी भी शर्करा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के मूत्र में शर्करा है, तो कैसे चेक करेंगे भाई शर्करा है या नहीं है? तो मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में मूत्र को लिया और उसमें फेलिंग विलियन और बेनेडिक्ट विलियन मिलाया। अगर मूत्र में शर्करा है तो Cu+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu+। इसका मतलब वो कौन सी शर्करा है? अपचायिक शर्करा। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि सभी मोनोसेकेराइड क्या है? अपचायिक शर्करा। सभी मोनोसेकेराइड क्या है? अपचायिक शर्करा। अपचायिक शर्करा। तो हम बात करेंगे कि सभी मोनोसेकेराइड अपचायिक शर्करा है। एक और खास बात होती है कि अपचायिक शर्करा में स्वतंत्र एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होता है। स्वतंत्र एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होता है। इसके अलावा ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है सुक्रोज। हम बात करें माल्टोज लैक्टोज तो कैसा है? अपचायिक। ये याद रखना पड़ेगा। और हम बात करें सुक्रोज और ट्रेलोज कैसा है भाई? अनअपचायिक, नॉन रिड्यूसिंग। कैसा है बच्चों बताइए? नॉन रिड्यूसिंग। इसके बाद हम आते हैं पॉलीसेकेराइड पर। किस पर आते हैं भाई? पॉलीसेकेराइड। आप सिंपल याद रखो 10 से अधिक, ठीक है? 10 से जो अधिक हो गया तो आप नाम देंगे भाई 10 से अधिक मोनोसेकेराइड के मिलने से क्या बनेंगे? पॉलीसेकेराइड। हालांकि इसमें काफी होते हैं बच्चों, हजारों की संख्या में होते हैं। कैसे होते हैं? हजारों। कौन सा बॉन्ड होगा भाई? और ये जल में कैसे होते हैं? अग्लुंशी। जल में कैसे होंगे? अग्लुंशी। स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। इन्हें जटिल कार्बोहाइड्रेट भी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब यहां पर हम बात करेंगे कि भाई पॉलीसेकेराइड के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड है भाई, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एग्जांपल है? सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इनुलिन, काइटिन। हम बात करें हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हाइल्यूरोनिक अम्ल, पेप्टिडोग्लाइकेन। अब हम बात करें यहां पर सेल्यूलोज। तो अगर हम सेल्यूलोज की बात करते हैं बच्चों तो ये ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है भाई? इसमें कौन से बॉन्ड होंगे? बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिड। सेल्यूलोज जो है आप सभी जानते हैं पादप कोशिका भित्ति में पाई जाएगा और इसमें ग्लूकोज के 6000 या इससे भी अधिक अणु हो सकते हैं। 6000 या इससे भी अधिक अणु हो सकते हैं और ये श्रृंखला में पाएगा। एक ग्लूकोज तो एक पूरी श्रृंखला बनी और इसी वजह से आयोडीन को ग्रहण नहीं कर पाता। तो सेल्यूलोज आयोडीन के साथ कोई रंग नहीं देता है। सेल्यूलोज आयोडीन के साथ कोई रंग नहीं देगा। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई जो सेल्यूलोज है ये कॉटन फाइबर में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? कितना प्रतिशत होगा? 90%। लकड़ी में कितना होगा? सेल्यूलोज से पेपर पल्प या कागज की लुगदी बनती और उसी से कागज बनाई जाएगी। तो आपके जितने भी पेपर बने हैं इसमें किसका रोल है? सेल्यूलोज। या आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देगा। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा अगर आप बात समझना चाहें तो यूरोकोडेटा में बाह्य आवरण होता है वो ट्यूनिसिन आवरण होता है। ये ट्यूनिसिन आवरण भी जो है ये पॉलीसेकेराइड के समान होता है तो उसे जंतु सेल्यूलोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बार फिर बोलिए। या इसे एनिमल स्टार्च बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनिमल स्टार्च। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोजन। बच्चों ग्लाइकोजन को हम बात करेंगे या एक बार वापस इसको एनिमल सेल्यूलोज में वापस रिपीट कर देता हूं। यहां पर इसे एनिमल सेल्यूलोज कहेंगे। क्या कहेंगे? एनिमल सेल्यूलोज। इसके बाद अगर बाय द वे एनिमल स्टार्च की बात आती है तो एनिमल स्टार्च किसे कहेंगे? ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में जो भोजन संग्रहित होगा वो किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन। जोर से बोलिए। ये कहां कहां होगा? लीवर में, मसल्स में। ऐसे करिए आप सब। लीवर और मसल्स में होगा। तो हम कहेंगे कि भाई यहां पर 30,000 से लगभग 30,000 अल्फा ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे? ग्लाइकोजन। अब इसमें एक तो शाकित श्रृंखला होती है
और एक क्या होती है, अशाखी। तो हम यहां पर एनसीईआरटी का अगर डायग्राम देखें बच्चों, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। आप इस डायग्राम को सिंपल तरह से समझ सकते हैं कि यहां पर जो बॉन्ड होंगे, ठीक है, हम बात करें वहां पर तो अल्फा 1,4 आएगा, और जहां पर ब्रांच निकलेगी वहां क्या आएगा, अल्फा 1,6। तो आप इसे यहां पर समझ सकते हैं कि ये इस तरह से हमने एक सिंपल डायग्राम बना लिया। तो एक जो सीधी श्रृंखला होगी उसमें कौन से बॉन्ड होंगे, अल्फा 1, और जहां ब्रांच निकलेगी वहां पर ब्रांच निकलेगी वहां क्या होंगे, अल्फा 1,6। और ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ कैसा कलर देगा, रेड कलर। कैसा देगा भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी की लाइन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन कहते हैं, ग्लाइकोजन में एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इसका जो दाहिनी सिरा होता है, राइट साइड, वह अपचायक होगा। कैसा होगा, अपचायक। और जो बायां सिरा होगा वो कैसा होगा, अनपचायक। कैसा होगा भाई, अनपचायक। ये एनसीईआरटी का डायग्राम एक बार और देख लीजिए आप। इसके बाद हम आते हैं स्टार्च पर। स्टार्च आप जानते हैं पादप का संग्रहित भोजन है। किसका संग्रहित भोजन है, स्टार्च विभाजित होकर क्या बनाएगा, माल्टोज। माल्टोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज। स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अब स्टार्च के एग्जांपल कहां कहां पाया जाएगा भाई, आलू में पाया जाएगा, चावल में पाया जाएगा, चपाती में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, ठीक है, केले में पाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे दैनिक जीवन की खाने पीने की, जिनमें सबसे ज्यादा ही क्या होता है, स्टार्च। अब स्टार्च के दो घटक होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि ये आयोडीन के साथ कैसा कलर देगा, ब्लू कलर। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है तो आपको अच्छी तरह याद रखना है। हम बात करें, स्टार्च के दो घटक होते हैं, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में कौन से बॉन्ड होंगे, अल्फा 1,4। कैसे होंगे, अल्फा 1। और अमाइलोपेक्टिन में कैसे होंगे, अल्फा 1,6। एक और बात अगर एक्स्ट्रा बात है आप याद रखना चाहें, अमाइलोपेक्टिन में 2000 से 2 लाख ग्लूकोज अणु होते हैं, जबकि अमाइलोज में कितने होंगे, 200 से 1000। कितने होंगे भाई, 200 से 1000। ये एनसीईआरटी है, आप इसको भी साथ साथ रिवाइज करते रहिए ताकि इसका अच्छी तरह से पोस्टमार्टम हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनुलिन। बच्चों इनुलिन जो होता है फ्रक्टोज का बहुलक है। किसका बहुलक है, और इनुलिन हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं में भाग नहीं लेता, इसलिए इनुलिन जो होता है ये किडनी फिल्ट्रेशन में काम में लिया जाता है। इनुलिन एक पादप होता है डहलिया, तो डहलिया पादप के रूट और ट्यूबर कंदमूल से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा, कंदमूल से। तो हम बात करें इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक है। किसका बहुलक है, सेल्यूलोज किसका बहुलक है, ग्लूकोज। ग्लाइकोजन किसका बहुलक है, जोर से बोलिए। और स्टार्च किसका बहुलक है, और इनुलिन किसका बहुलक है, किसका भाई, फ्रक्टोज। तो ये किडनी फिल्ट्रेशन में काम में लिया जाता है। किस में काम में लिया जाता है, किडनी फिल्ट्रेशन। हम बात करें काइटिन। काइटिन जो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन से बना है। किससे बना है, और ये आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल में पाया जाता है। उनकी सुरक्षा का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, सुरक्षा का, सुरक्षा का कार्य करता है। ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड का मतलब है अलग अलग मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाएंगे, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। और आपकी एनसीईआरटी के दो फेमस एग्जांपल है, पेप्टिडोग्लाइकेन और हाइल्यूरोनिक अम्ल। पेप्टिडोग्लाइकेन जीवाणु की कोशिका भित्ति में होता है। कहां पर होता है बताइए, आवाज नहीं आई, एकदम अलर्ट हो गए, जवाब दीजिए, कहां पर होगा। और पेप्टिडोग्लाइकेन बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिन। आप याद रख लो नाग का नाम। कैसे याद रखोगे, नाग का नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक, ठीक है। इसके बाद हाइल्यूरोनिक अम्ल। यहां एक और लाइसोजाइम लिखा है। लाइसोजाइम क्या होता है, एंजाइम है जो पेप्टिडोग्लाइकेन को तोड़ देता है। किसको तोड़ देता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन को तोड़ देगा। हम बात करें हाइल्यूरोनिक अम्ल, ये हमारे बोन के जॉइंट में पाया जाता है, संधि में, जंक्शन पर, और ये लुब्रिकेशन का काम करता है, स्नेहक का काम करेगा, उससे मूवमेंट बना रहेगा। तो जो हाइल्यूरोनिक अम्ल होता है,
हम एक और एग्जांपल दें, साइनोवियल द्रव पढ़ेंगे आप लोग, तो साइनोवियल द्रव में हाइल्यूरोनिक अम्ल पाया जाता है। अब हाइल्यूरोनिक अम्ल डीएन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन प्लस डी ग्लूकोर्निक अम्ल से मिलकर बना होता है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों अमाइनो एसिड पर। किस पर आते हैं? अमाइनो एसिड। आप सभी जानते हैं अमाइनो एसिड एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल में कौन कौन से समूह होंगे? हम बात करेंगे कि उसमें कार्बोक्सी समूह होगा, उसमें कौन सा होगा? एमिनो समूह। तो एक सिंपल अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो कार्बन पर ये 4 वैलेंसी हो गई, यहां पर आप R1 लगा दो, यहां पर कार्बोक्सी समूह लगा दो, यहां पर हाइड्रोजन लगा दो और यहां पर क्या लगा दो? एमिनो समूह। तो ऐसे कार्बन को हम यहां नाम देंगे अल्फा कार्बन। क्या नाम देंगे? और अगर चारों अलग अलग ग्रुप है, चारों अलग अलग क्रियात्मक समूह है, तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या नाम देंगे भाई? तो यहां अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की। एक ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया और सेरिन हो गया। तो आप सिंपल ये हम बात करेंगे कि ये एमिनो अम्ल का फॉर्मूला है। अगर दोनों जगह H आ रहे हैं, ये कार्बोक्सी हो गया, ये एमिनो हो गया, अगर दोनों तरफ H आ रहे हैं तो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन सबसे सरल एमिनो अम्ल है। बोलिए एक साथ, कौन? अगर बाय द वे H की जगह हमने CH3 लिख दिया तो क्या नाम होगा? एलेनिन। और CH3 की जगह क्या लिख दिया बच्चों? CH2H, तो क्या होगा? सेरिन। क्या नाम होगा? सेरिन। तो आप गैस से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? गैस। अगर ओनली H है, जैसे आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आपने देखा कि HCCOOHNS2, अगर आप यहां H लिखेंगे तो क्या नाम होगा? ग्लाइसिन। अगर यहां पर आप CH3 लिखेंगे तो एलेनिन, और अगर यहां पर CH2OH लिखेंगे तो सेरिन। तो आप याद रख लीजिए, गैस, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरिन। वापस बोलिए, अगर यहां पर H लगा तो क्या नाम बना? अगर CH3 और CH2OH, सेरिन। तो ये तीनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो गए। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, तीनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, सीरीन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एमिनो अम्ल है, ये कोशिका द्रव्य में ज्वीटर आयन के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? ज्वीटर। यानी इन पर अगर बाय द वे धन आवेश और ऋण आवेश उपस्थित है, धन आवेश और ऋण आवेश उपस्थित है, तो फिर इनको हम क्या नाम देंगे? ज्वीटर आयन। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें यहां पर जो बी है ये किसको शो कर रहा है? ज्वीटर आयन को। किसको शो कर रहा है बच्चों? ज्वीटर आयन। ठीक है, ये एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स हैं, आप इनको स्टडी करिएगा। इन्हें प्रतिस्थापित, ठीक है, प्रतिस्थापित क्या नाम देंगे हम? मेथेन भी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? प्रतिस्थापित मेथेन। इसके बाद हम बात करें, जब प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल भाग लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक एमिनो अम्ल का मतलब है कि ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होगा उन्हें हम क्या नाम देंगे? आवश्यक एमिनो। अब आवश्यक एमिनो अम्ल में क्या क्या हो गए भाई? थ्रियोनिन, वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन। अब एक सिंपल तरह से याद रख सकते हैं कि भाई टीवी मिला, पाथ, पाथ का मतलब क्या है? रास्ते में। ठीक है, पाथ का मतलब क्या है बच्चों? रास्ते में। तो आप सिंपल याद रख सकते हैं, आप सिंपल इस तरह से याद रख सकते हैं कि भाई टीवी मिला रास्ते में। कैसे याद करेंगे बच्चों बताइए? आवाज नहीं आई। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए यहां पर कि भाई थ्रियोनिन, वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन। यहां पर आपको ये याद रखना है कि आर्जिनिन और हिस्टीडीन, इनका निर्माण हमारे शरीर में धीरे धीरे होता है, इसलिए इनको बोलते हैं अर्ध आवश्यक। क्या कहेंगे? अर्ध आवश्यक। अब आवश्यक के बाद अनावश्यक।
अनावश्यक का मतलब है ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, उन्हें क्या नाम देंगे? अनावश्यक। तो अनावश्यक की बात करें तो भाई इसमें आप सिंपल कुछ एग्जांपल है, ग्लाइसिन हो गया, प्रोलिन हो गया, एस्पार्टिकम, ग्लूटामिक, ग्लूटामेट, सेरीन को याद कर सकते थे। इसके बाद एमिनो अम्ल के प्रकार, ये भी एनसीईआरटी का टॉपिक है। अब एमिनो अम्ल में अगर हम बात करें अम्लीय एमिनो अम्ल, क्षारीय एमिनो अम्ल, उदासीन एमिनो अम्ल, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल, एल्कोहलिक एमिनो अम्ल, हम बात करें एरोमेटिक, कैसे हो गए भाई? एरोमेटिक। या हम बात करेंगे कि यहाँ हेटेरोसाइकल, विषम चक्रीय। तो भाई एसिडिक एमिनो अम्ल में सिंपल याद रखो एक से अधिक COOS समूह होगा। एक से अधिक क्या होगा भाई? और डायरेक्ट आपको याद रखना है कि भाई अम्लीय एमिनो अम्ल के उदाहरण क्या है? ग्लूटामिक और एस्पार्टिक। जोर से बोलिए। अगर किसी एमिनो अम्ल एक से ज्यादा एमिनो समूह है, एक से ज्यादा एमिनो समूह है तो कैसे होंगे? क्षारीय। कैसे होंगे बच्चों? क्षारीय। और अगर एक से ज्यादा कार्बोक्सी है तो वह कैसे होंगे? अम्लीय। कैसे होंगे? अम्लीय। तो हम बात करेंगे कि भाई जो क्षारीय एक से अधिक एमिनो समूह होंगे, लाइसिन और आर्जिन, क्या एग्जांपल हो गया बच्चों? लाइसिन और आर्जिन। और उदासीन का मतलब है कि जिनमें कार्बोक्सी और एमिनो समूह अगर बराबर है तो उसे क्या नाम देंगे? उदासीन। और उदासीन के फेमस एग्जांपल क्या है? वेलिन, एलेनिन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन और ल्यूसिन। एल्कोहलिक अमाइनो एसिड में OH समूह जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? OH समूह। तो हमारे पास दो एग्जांपल हो गए, सेरीन और थ्रियोनिन। सल्फर युक्त में एमिनो अम्ल के साथ क्या जुड़ जाएगा? सल्फर। और सिस्टीन और मिथियोनिन इसके बेस्ट एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट हम बात करें हेटेरोसाइकल। हेटेरोसाइकल का मतलब है बच्चों विषम चक्रीय। बोलिए एक साथ। मतलब रिंग में नाइट्रोजन उपस्थित होगा, जो रिंग है उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होगा, एंड रिंग उपस्थित होगा। अब विषम चक्रियों के एग्जांपल ये PYQ क्वेश्चन आया हुआ है, तो भाई हिस्टिडीन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन। बताइए, हिस्टिडीन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन। और एरोमेटिक ऐसे पदार्थ जो खुशबूदार होते हैं, ठीक है, जिनसे खुशबू आती है, एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन। बोलिए एक साथ। टायरोसिन। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो एमिनो अम्ल हैं उनमें कौन से बॉन्ड बनेंगे? पेप्टाइड। तो ये दो एमिनो अम्ल हैं, इनमें जल का निष्कासन होगा। जब जल का निष्कासन होगा तो वहां उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड CO और NH के बीच में, किसके बीच में बना है? CO और NH के बीच में बनेगा। तो हम बात करें CO और NH के बीच बनेगा। इसके बाद हम आते हैं प्रोटीन पर। किस पर आते हैं भाई? आप सभी जानते हो कि जो प्रोटीन है हमारे शरीर में, जैसे कोशिका की बात करें, एक कोशिका में 10 से 15% क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। फॉस्फोरस बहुत कम होता है, ध्यान रखना। कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सल्फर, फॉस्फोरस दोनों ऑप्शन हो तो फिर फॉस्फोरस को टिक कर देना कि भाई ये बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, बहुत कम पाया जाता है, इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हम बात करें प्रोटीन से, कोलेजन प्रोटीन, ये जंतुओं में पाए जाने वाली सबसे अधिक प्रोटीन है। और रूबिस्को, पादप में पाए जाने वाली सबसे अधिक प्रोटीन। जो प्रोटीन है विषम बहुलक होते हैं। कैसे होते हैं? इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। विषम बहुलक क्यों कहेंगे? बताइए बेटा, रजनीश आप बताइए। इसका मतलब है अलग अलग एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होगा? विषम बहुलक। कोई भी है, जैसे मान लीजिए हम बात करें हीमोग्लोबिन, हम बात करें मान लीजिए टायरोसिन एंजाइम, मान लीजिए, या हम टायरोसिन एमिनो अम्ल होता है उससे मिलकर जो बने, जैसे लाइपेज एंजाइम मान लो। तो एंजाइम जो होते हैं वो कई सारे एमिनो अम्ल से मिलकर बने होंगे। जैसे किरेटिन प्रोटीन हो गई, कोलेजन प्रोटीन हो गई, ये अलग अलग एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई प्रोटीन जो होती है संरचना के आधार पर 4 प्रकार की होती है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुर्थ संरचना। प्राथमिक संरचना का मतलब है, आप तो सिंपल याद रखो कि एमिनो अम्ल एक सीधी लाइन में व्यवस्थित, ठीक है, थोड़ा बहुत लाइन घूम सकता है, लेकिन आप याद रखो भाई एमिनो अम्ल एक लाइन में व्यवस्थित है। अब एमिनो अम्ल मान लीजिए यहां पर हमने एक एमिनो अम्ल बनाया, तो ये इधर वाला जो सिरा है वो लेफ्ट साइड है। कैसा बच्चों? यानी लेफ्ट साइड पर शुरुआत में कौन सा? N सिरा।
और जो लास्ट एमिनो अम्ल आएगा, जैसे हमने मान लिया कि यहां पर R1, फिर R2, फिर R3, फिर R4, ऐसे बनाते बनाते हम कहां आ गए, R20। तो R20 के लास्ट में क्या होगा, कार्बोक्सिल, C टर्मिनल, C सिरा, और ये कौन सी साइड होगी, राइट साइड। तो आपसे पूछा जाए कि भाई प्रथम एमिनो अम्ल कौन सी साइड होगा और लास्ट एमिनो अम्ल किधर होगा, राइट साइड। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया, R1, R2, R3, R4, R5, इस तरह से हमने एक एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो यहां पर भी दिखाया हुआ है कि भाई ये पूरी लाइन है, ठीक है, पूरी लाइन है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि भाई R1 है और वहां पर क्या दे रखा है, R20। ये राइट साइड है बच्चों, कैसी साइड है, और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रथम एमिनो अम्ल किधर होगा, जोर से बोलो, अंतिम एमिनो अम्ल किधर होगा, राइट साइड। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि लेफ्ट साइड क्या है, प्रथम एमिनो, और लास्ट एमिनो अम्ल किधर होगा, राइट साइड। इसके बाद हम आते हैं द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना प्राथमिक से स्थायी होती है, क्योंकि प्राथमिक संरचना में तो केवल पेप्टाइड बंद होते हैं। द्वितीयक संरचना में पेप्टाइड के साथ साथ कौन से बंद होंगे, हाइड्रोजन बंद। कौन से बंद होंगे भाई, हाइड्रोजन बंद। तो हम बात करेंगे कि भाई जो द्वितीयक संरचना है वह अधिक मतलब प्राथमिक से अधिक स्थायी होती है। अब द्वितीयक संरचना में जो श्रृंखला है वह कुंडलित हो जाएगी, तो उसके दो प्रकार बनेंगे, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। तो जो अल्फा हेलिक्स है, ध्यान से समझिए आप, जो अल्फा हेलिक्स है इसका मतलब है कि वह जो एमिनो अम्ल की श्रृंखला है, ठीक है, हम बात करें किधर कोइल होगी, राइट साइड। किधर कोइलिंग होगी बच्चों, राइट साइड। और एक कुंडलन में लगभग कितने एमिनो अम्ल होंगे, 4, और 2 कुंडलन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इंट्रामोलिकुलर होंगे। अगर 2 के मतलब जैसे हम बात करेंगे कुंडलन के बीच में, मतलब एक ही एमिनो अम्ल की श्रृंखला के बीच में है तो इंट्रा बोलेंगे, और अलग अलग श्रृंखला के बीच में होंगे तो उन्हें बोलेंगे इंटर हाइड्रोजन। तो यहां ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हिंदी वाले बच्चों के सामने चैलेंज होता है कि उनको इंग्लिश टर्म भी याद करनी पड़नी, हिंदी भी याद करनी। तो जब भी पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, आप अंतरा अंत इनमें कंफ्यूज हो तो तुरंत आ जाइए भाई इंट्रा होता है। तो अल्फा हेलिक्स में कैसा होगा, इंट्रा। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, क्रिएटिन। और बीटा प्लीटेट की बात करें तो बीटा प्लीटेट में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इन्हें क्या नाम देंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है फिब्रोइन। क्या है भाई, फिब्रोइन, जो सिल्क प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है, सिल्क प्रोटीन। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है, देखो इसमें दक्षिणावर्त कुंडलित होती है। कैसी कुंडलित होगी, और वो कौन सी संरचना बनाएगी, द्वितीयक संरचना। इसके बाद हम आते हैं तृतीयक संरचना पर। किस पर आते हैं बच्चों, तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना में मान लीजिए कि हमारे पास एमिनो अम्ल 500 एमिनो अम्ल है। कितने बोलिए, 500। R1, R2, R3, R4, ऐसे लास्ट में क्या हो गया, R500। क्या हो गया बच्चों बताइए, R500, ठीक है, R500 हो गया। हम बात करेंगे कि भाई इतने सारे जो एमिनो अम्ल होते हैं वो एक खोखली गेंद के समान बन जाए। तो तृतीयक संरचना ज्यादा स्थायी होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और ये खोखली उनके गोले के समान होती है, 3D संरचना होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। किसकी लाइन है, एनसीईआरटी। अब तृतीयक संरचना में ऐसा गेंद समान बनेगा, खोखली गेंद के समान। कैसा बनेगा बच्चों, खोखली गेंद के समान। हम बात करेंगे कि भाई कई सारे बंद होंगे, नाम बताइए आप। वांडरवाल। इतने सारे बॉन्ड होते हैं, तो इतने सारे बॉन्ड होने की वजह से ये स्थायी संरचना बनती है। अब जितने भी एंजाइम आते हैं, जैसे कभी क्वेश्चन आए कि उपापचय क्रियाओं में भाग लेने वाली प्रोटीन, तो ज्यादातर एंजाइम होंगे, तो वह एंजाइम कौन सी भाई, तृतीयक प्रोटीन। बोलो एक साथ, इसमें एंजाइम में एग्जांपल बताइए आप। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी तृतीयक प्रोटीन है। कैसा भाई, तृतीयक प्रोटीन। अब हम बात करेंगे कि भाई चतुर्थ प्रोटीन। तो चतुर्थ प्रोटीन और ज्यादा स्थायी होगी, सबसे ज्यादा जो स्थायी होती है वह
चतुर संरचना होती है। कैसी होती है? चतुर संरचना। अब चतुर संरचना में जैसे सिंपल हमने यहां पर दो तृतीयक संरचना बना दी और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ दिया, तो यह अधिक स्थायी होगी बच्चों। क्या होगी बोलिए? अधिक स्थायी। तो हम कहेंगे कि भाई चतुर संरचना, और इसका बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, और भाई ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड होती है। ऐसे करिए आप, कितनी पॉलीपेप्टाइड होगी? 4, 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा, तो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। ये कुछ पुरानी एनसीईआरटी के भी डायग्राम है, तो पुरानी एनसीईआरटी के भी डायग्राम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन के कार्य की बात करें तो भाई देखो, कोलेजन अंतर कोशिकीय भरण पदार्थ, कोलेजन मजबूती भी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ट्रिप्सिन किसका उदाहरण है? एंजाइम। ट्रिप्सिन किसका उदाहरण है? एंजाइम। इंसुलिन किसका उदाहरण है? हार्मोन। एग्जाम में जरूर याद रखना, इंसुलिन अलग है और इनुलिन अलग है। इनुलिन क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? और इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद प्रतिजीव का मतलब है एंटीबॉडी। क्या है भाई? ये संक्रमण मतलब सूक्ष्म जीवों को नष्ट करेंगे। ग्राही होते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, सूंघना, स्वाद, हार्मोन। इसके अलावा ये GLUT4, ये PYQ क्वेश्चन है, जो ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन करेगा। किसका परिवहन करेगा? कोशिका। तो आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छी तरह याद रखिए कि भाई कोलेजन फाइबर क्या क्या काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें GLUT4 प्रोटीन। कई बार बच्चों को इतना बताते हैं फिर भी वो गलत करके आते हैं कि जो GLUT4 प्रोटीन है, ये GLUT4 प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये कोशिका में प्रोटीन मतलब ग्लूकोज का परिवहन करे। तो GLUT4 GLUT, भाई ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोटीन का। किसका एग्जाम्पल है? और ये किसका परिवहन कर रही है? ग्लूकोज। किसमें करेगी? कोशिका। तो भाई ये हम बात करें प्रोटीन के। इसके बाद हम बात करें प्रोटीन के प्रकार। तो भाई प्रोटीन के 2 प्रकार हैं, एक सरल प्रोटीन, एक संयुग्मी प्रोटीन। सरल प्रोटीन में आप याद रखेंगे कि केवल एमिनो अम्ल के बने हैं। किसके बने हैं भाई? केवल एमिनो अम्ल। तो भाई ये केवल एमिनो अम्ल के बने हुए। एग्जाम्पल क्या है भाई? माल्टोज, सुक्रोज, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। सॉरी, माल्टेज और सुक्रेज ये सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल। माल्टेज है भाई, एंजाइम है। ये क्या है? माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी का मतलब है सरल प्रोटीन और अप्रोटीन मिलकर, सरल प्रोटीन और अप्रोटीन भाग मिलकर संयुग्मी प्रोटीन बनाते हैं। अब कुछ फेमस एग्जांपल है। फॉस्फोप्रोटीन, भाई प्रोटीन प्लस फॉस्फोरस। एग्जांपल क्या है? कैसीन। लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। और हम बात करेंगे कहां पाए जाएंगे ये? प्लाज्मा झिल्ली में। कहां पर पाए जाएंगे? प्लाज्मा झिल्ली में। इसके बाद हम आते हैं बच्चों लिपिड। किस पर आते हैं? लिपिड। जितने भी तेल और घी हैं वो किसके एग्जांपल है? एक साथ बोलिए। हम बात करें लिपिड किस किस से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 2:1 नहीं है। जो लिपिड होते हैं ये बहुलक नहीं होते, क्योंकि इनमें वसी अम्ल के साथ साथ ग्लिसरॉल भी मिलते हैं, इसलिए ये बहुलक नहीं होते हैं। ठीक है। हम बात करेंगे कि भाई लिपिड जो होते हैं, लिपिड शब्द किसने दिया? ब्लूर वैज्ञानिक। किसने दिया? ब्लूर वैज्ञानिक। और जो लिपिड होते हैं हम कहेंगे जल में अघुलनशील और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। जो लिपिड होते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन धीरे धीरे। कैसे देंगे बच्चों? धीरे धीरे। तो लिपिड सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि ये एनर्जी कैसे देंगे? धीरे धीरे। एनर्जी कैसे देंगे? धीरे धीरे। अब लिपिड में कौन से बंध पाए जाएंगे? एस्टर। बताइए कार्बोहाइड्रेट में कौन से बंध होंगे? प्रोटीन में। और लिपिड में? लिपिड में कैसे होंगे? एस्टर। एस्टर बॉन्ड होंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे कि भाई लिपिड को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? कौन कौन से?
सरल लिपिड में क्या क्या पढ़ेंगे आप, और संयुग्मी लिपिड में क्या क्या पढ़ेंगे, और व्युत्पन्न लिपिड को स्टीरॉइड्स। तो सरल लिपिड की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं उदासीन वसा, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसके बाद मोम और क्यूटीन। तो सरल लिपिड में हम बात करेंगे कि आप पढ़ेंगे उदासीन वसा। जो उदासीन वसा होती है हम बात करेंगे कि भाई यहां पर उदासीन वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी। किस किस से मिलकर बनी है, आप तो माइंड में याद रखो कि भाई वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल या एल्कोहल यही मिलकर लिपिड बनाते। तो हम बात करें उदासीन वसा, ट्रू फैट, न्यूट्रल फैट, ये वसीय अम्लों के एस्टर, वसीय अम्लों के एस्टर और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, वसा अम्ल वसा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वसा। जैसे एक वसा अणु में कितने वसीय अम्ल होंगे, और ग्लिसरॉल एक, तो इसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या कहेंगे, तो इसका ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। तो आप ध्यान से देखो, 3 वसीय अम्ल है और ये किसका फॉर्मूला है, ग्लिसरॉल, और ये मिलकर क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड। क्या बनाएंगे, ये क्वेश्चन भी आते हैं भाई ट्राइग्लिसराइड क्या है, वसा है। क्या है, वसा। हम बात करेंगे कि यहां पर बहुत ध्यान से समझिए कि 3 वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे। अगर 2 वसा अम्ल होंगे तो डाइग्लिसराइड, और एक होगा तो, वापस बोलो, अगर 2 होंगे तो, और 3 वसीय अम्ल होंगे तो ट्राइग्लिसराइड। क्या होगा बच्चों, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई वसाएं 2 प्रकार की होती है, संतृप्त और असंतृप्त। कैसी कैसी होगी, संतृप्त वसा में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल, और असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में डबल। ऐसे करिए आप, कार्बन कार्बन के बीच में डबल, और असंतृप्त में सिंगल बॉन्ड होगा। जो संतृप्त वसा, माइंड में याद रखो भाई, घी और डालडा इसमें आएगा। तो ये कमरे के तापमान पर कैसे होंगे, ठोस, और गलनांक बिंदु भी क्या होगा, ज्यादा। फेमस एग्जांपल पामीटिकम, स्टीरिकम, घी और डालडा एग्जांपल हो गए। हम बात करें कार्बन कार्बन असंतृप्त वसा में कौन सा बॉन्ड होगा, और कमरे के तापमान पर गलनांक बिंदु। जितने भी खाद्य तेल आते हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का, राइस, चावल का, जितने भी हम बात करें ऑयल या तेल आते हैं, वह सब किसके एग्जाम्पल है, असंतृप्त। जैसे ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल का फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, आपकी इच्छा है तो। इसके बाद हम आते हैं वैक्स। किस पर आते हैं बच्चों, वैक्स। अब वैक्स जो होते हैं, हम बात करें वसीय अम्ल को एस्टर के साथ अधिक अणुभार वाले एल्कोहल मिलते हैं। अधिक अणुभार वाले क्या मिलेंगे, एल्कोहल। जो वसा होता है, इनके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, मतलब वैक्स के काफी सारे, इनको कॉमन भाषा में हम मोम नाम देंगे। क्या नाम देंगे, तो भाई मोम जो होती है जूते की पॉलिश बनाने में, लिपस्टिक बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में। आपने वैसलीन नाम सुना होगा, उसमें भी क्या होता है, मोम होता है वैसलीन में, जूतों की पॉलिश बनाने में। इसके अलावा कैंडल्स, मोमबत्ती बनाने में भी किसका उपयोग होता है, मोम का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, मोम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद क्यूटीन। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखो मोम की अगर हम बात करें भाई, कैंडल बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन, वैक्सिंग। इसके अलावा बी वैक्स, ये मधुमक्खियों से मिलेगा, मधु मोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं। इसके अलावा क्यूटीन जो होता है, ये क्यूटीन पत्तियों की सतह पर पाया जाता है। अगर कभी कैसा क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना कि पत्तियों की सतह पर मोम भी होता है। क्या होता है, वो जल रोधक परत के रूप में काम करेगा। कैसा काम करेगा, आवाज नहीं आई। अब संयुक्त लिपिड, इसका मतलब है कंपाउंड लिपिड, संयुक्त लिपिड, सरल से थोड़े ज्यादा एडवांस हो गए। तो भाई सरल लिपिड प्लस अलिपिड भाग मिलकर क्या बनाएंगे, संयुक्त लिपिड बनाएंगे। अलिपिड में क्या क्या आ सकता है भाई, प्रोटीन आ सकता है, पिगमेंट आ सकते हैं, वसा आ सकती है, फास्फोरस आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें क्रोमोलिपिड, किस किस से मिलकर बना बच्चों बताइए, लिपिड प्लस, एग्जाम्पल बताइए, बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड किस किस से मिलकर बना है, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट।
कहां पाया जाएगा? कहां पर पाया जाएगा? लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। अब देखो लिपोप्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली में तो होता ही है, लेकिन काइलोमाइक्रोन ये आंत्र में बनेगा बच्चों। कहां पर बनता है? और हम बात करें आंत्र में कैसे बनेगा, जैसे वसा का विखंडन होगा, वसी अम्ल बनेंगे, तो जो वसी अम्ल की गोल गोल संरचनाएं बनेगी उसको बोलते हैं मिसेली। क्या बोलते हैं? मिसेली। और उसके बाहर जब प्रोटीन परत, कौन सी परत बनेगी बच्चों? प्रोटीन परत बनेगी, उसके बाद वाली संरचना का नाम होता है काइलोमाइक्रोन। क्या होगा भाई? इसके बाद हम बात हैं फॉस्फोलिपिड, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और ये आपकी एनसीईआरटी में भी है। किसमें बच्चों? एनसीईआरटी। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है किस किस से मिलकर बना है बोलो? 2 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल, 1 फॉस्फोरिक कोलिन। तो इसमें पहचानने का जो तरीका है वो कोलिन के द्वारा है। ये हमने अलग अलग लिखे, आप वैलेंसी पर मत जाना, यहाँ पर अलग अलग लिखे ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो हम बात करें फैटी एसिड, आप बना ही लोगे, R1COH, R2COH। ग्लिसरॉल आपने भी पढ़ाई है, और फॉस्फोरिक अम्ल आप जानते हो। तो मेनली आपको क्या याद रखना है? क्या याद रखना है बच्चों? तो अगर हम यहां पर कोलिन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कोलिन। तो बहुत ध्यान से देखो, ये हमने बना लिया R1, R2, और यहां पर बच्चों ये क्या है? ग्लिसरॉल। और ये क्या है? यहां पर फॉस्फोरिक अम्ल। क्या है भाई? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? कोलिन। क्या है भाई? तो बच्चों ये कोलिन के बेस पर ही पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया था। किसके बेस पर? कोलिन के बेस। तो कोलिन के बेस पर पीवाईक्यू क्वेश्चन हम बात करें, जैसे आप एनसीईआरटी की बात करें तो ये एनसीईआरटी में भी ग्लिसरॉल, पामिटिक अम्ल, फॉस्फोलिपिड सबके एग्जांपल दे रखे। ठीक है, सबके एग्जांपल। ठीक है, तो एक रफ पेज पर आप फॉस्फोलिपिड का फॉर्मूला बनाइए सब। एक रफ पेज पर फॉस्फोलिपिड का फॉर्मूला बनाइए, देखकर ही बनाना है आपको, लेकिन बिल्कुल सही बनाना, बिल्कुल सही बनाना है। फॉस्फोलिपिड का फॉर्मूला बनाइए आप सब। फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड का फेमस एग्जांपल है लेसिथिन। क्या एग्जांपल है बच्चों? लेसिथिन। तो आप सब बनाइए फॉस्फोलिपिड। अगर आप सिंपल तरह से बनाना चाहते हैं तो आप यहां से बना सकते हैं। अगर सिंपल तरह से बनाना चाहते हैं तो यहां से बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो कितने वसी अम्ल बताइए? फॉस्फोरिक अम्ल कितना है? ग्लिसरॉल, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोलिन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोलिन। इसके बाद आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट व्युत्पन्न लिपिड। देखो व्युत्पन्न लिपिड जो होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि वसा के समान गुण होते हैं, लेकिन इनमें वसी अम्ल नहीं पाए जाते। तो आपको ध्यान रखना है कि व्युत्पन्न लिपिड जो होते हैं ये वसा के समान गुण होते हैं, लेकिन इनमें वसी अम्ल नहीं पाए जाते, वसी अम्ल नहीं पाए जाएंगे। हम बात करें व्युत्पन्न लिपिड में 2 प्रकार है, स्टीरोन और स्टीरोल। बोलिए एक साथ। अगर हम स्टीरोन की बात करते हैं तो इसमें कौन सा समूह होगा? कीटोन। कैसा समूह होगा भाई? कीटोन। कीटोन समूह होगा। तो भाई स्टीरोन के एग्जांपल क्या क्या होंगे? प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। जोर से बोलिए। प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। तो स्टीरोन में कीटोन समूह होगा भाई। कौन सा समूह होगा? प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। स्टीरोल में कौन सा समूह होगा? OH। ठीक है, स्टीरोल में कौन सा समूह होगा? OH। और इसका फेमस एग्जांपल क्या है? कोलेस्ट्रॉल। तो भाई कोलेस्ट्रॉल भी एक बार आप रफ कॉपी में बनाइए सब, फटाफट देखकर। सारे बच्चे कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम बनाइए। 4 रिंग होती है बच्चों इसमें। कितनी रिंग होती है? तो कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम बनाइए आप सब।
कोलेस्ट्रॉल बना लिया बच्चों हमने। तो कोलेस्ट्रॉल में कितनी वले होती है? कितनी वले होती है? 4 वले होती है। तो हम बात करें कोलेस्ट्रॉल में 4 वले होती है। तो यहां पर संयुक्त लिपिड को आप एक बार और समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संयुक्त लिपिड का मतलब है सरल लिपिड प्लस अलिपिड भाग। अब अलिपिड में क्या क्या हो सकता है भाई? फॉस्फोरस हो सकता है, हम बात करेंगे प्रोटीन हो सकता है, हम बात करें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, पिगमेंट हो सकता है। तो भाई सबसे पहले क्रोमोलिपिड किस किस से मिलकर बना है? लिपिड प्लस 1। एग्जाम्पल बताइए। बीटा कैरोटीन। हम बात करें ग्लाइकोलिपिड किस किस से मिलकर बना है? उदाहरण बताइए। माइलिन आच्छादन। किसमें भाई? माइलिन आच्छादन। हम बात करें लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, बोलो एक साथ, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो भाई लिपिड प्लस प्रोटीन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? काइलोमाइक्रोन। ये छोटी आंत्र में बनता है। कहां पर बनता है बच्चों? छोटी आंत्र। तो काइलोमाइक्रोन जो है ये छोटी आंत्र में बनेगा। कहां पर बनेगा? और हम बात करें फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है ये 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, एक फॉस्फोरिक अम्ल और कोलिन से मिलकर बना। एक बार बोलिए किस किस से मिलकर बना है? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट इसमें व्युत्पन्न लिपिड। तो भाई व्युत्पन्न लिपिड में आप ध्यान रखेंगे कि वसा के समान गुण होते हैं लेकिन वसीय अम्ल नहीं होते। अब इसके कितने प्रकार हैं? स्टीरॉन और स्टीरोल। एक बात और याद रखेंगे, व्युत्पन्न लिपिड को स्टीरॉइड बोलते हैं और इनमें 4 वले होती है। इनका एक पूरा नाम भी है केमिस्ट्री में, साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफिनेथ्रिन न्यूक्लियस। क्या नाम है? साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफिनेथ्रिन न्यूक्लियस, ये पूरा नाम है। ठीक है। हम बात करें भाई स्टीरॉन में कौन सा समूह होगा? कीटोन समूह। कौन सा समूह होगा? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। हम बात करें स्टीरोल में कौन सा समूह होगा? OH। और इसमें OH में हम बात करेंगे कि भाई क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल। क्या होगा बच्चों बताइए? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है बच्चों, तो ये 1 शॉट लिपिड तक कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अब लिपिड के बाद आप लोग न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लिक अम्ल। आप अभी सभी ये जानते हो कि जो सजीव जंतु होते हैं उनमें आनुवांशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करने का जो वर्क होता है, कार्य होता है, वो कौन करता है? न्यूक्लिक अम्ल करता है। कौन करता है? न्यूक्लिक अम्ल। तो हम यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल की बात करें बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, हाँ, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर वैज्ञानिक ने जंतुओं की पस कोशिकाओं का मतलब होता है मवाद कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? मवाद कोशिका। तो उन्होंने पस सेल में आनुवांशिक पदार्थ को देखा और उसे न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? न्यूक्लिन नाम दिया। अब हम बात करेंगे कि बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था अल्टमान। क्या नाम था भाई? अल्टमान। तो अल्टमान ने इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? न्यूक्लिक अम्ल। अब यहां आप सभी जानते हो कि भाई न्यूक्लिक अम्ल कैसे बना होगा। तो न्यूक्लिक अम्ल में अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है। और एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसमें बच्चों याद रखना है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल होगा। क्या होगा भाई? फॉस्फोरिक अम्ल। तो आपको ये अच्छी तरह याद रखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल होगा। क्या होगा भाई? फॉस्फोरिक अम्ल। हम बात करें जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या गया? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बच्चों पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर बना होगा। किस किस से मिलकर बना होगा? पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। अब हम बात करें पेंटोस शर्करा भी 2 प्रकार की, आप सभी जानते हो, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। और राइबोज किस में होगी? आरएनए में। डीऑक्सीराइबोज किस में होगी? डीएनए में। ऐसे बच्चों नाइट्रोजनी क्षारक, इनको नाइट्रोजिनस बेस भी बोलते हैं, नाइट्रोजिनस बेस भी कहेंगे इन्हें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजनी क्षारक है, ये नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और एक पायरिमिडिन होता है। आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि प्यूरिन के अंदर 2 वले पाए जाते हैं और पायरिमिडिन में 1 वले पाए जाते हैं। तो प्यूरिन में कितनी वले होती है और पायरिमिडिन में 1। अगर हम यहां देखेंगे कि भाई प्यूरिन में कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे,
तो प्यूरिन में होगा एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडिन की बात करें हम, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि भाई प्यूरिन और पायरिमिड में, तो एक बार और समझेंगे आप कि भाई न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल। जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक। पेंटोस शर्करा दो प्रकार की, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनी क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। कौन कौन से होंगे? प्यूरिन और पायरिमिडिन होंगे। अब इसके बाद यहां पर एक पीवाईक्यू क्वेश्चन आया बच्चों, ये 2025 में भी आया था, ठीक है, 2025 में भी क्वेश्चन आया है, कैसे कैसे इनके नाम चेंज होते हैं। तो हम बात करेंगे, अभी आपने पढ़ा कि पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक ये मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएंगे? अगर हम न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक अम्ल को जोड़ दें तो फिर बनेगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करें पेंटोस शुगर प्लस एडिनिन, तो पेंटोस शर्करा प्लस एडिनिन मिलकर एडिनोसिन। क्या बनेगा भाई? एडिनोसिन। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई एडिनोसिन क्या है, तो एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। अगर एडिनोसिन के साथ फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ दो तो एडिनाइलिक। क्या बनेगा बच्चों? एडिनाइलिक। ऐसे हम बात करें पेंटोस शर्करा प्लस गुआनिन, तो ये बनेंगे गुआनोसिन। क्या बनेंगे भाई? और गुआनोसिन के साथ फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? फॉस्फोरिक अम्ल। तो फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ते हैं, क्या बनेगा? गुएनाइलिक। तो आपको यहां पर ये अच्छी तरह याद रखना है कि ये जो सारे नाम है बच्चों, ये न्यूक्लियोसाइड के नाम है। किसके नाम है? न्यूक्लियोसाइड। तो आपको यहां पर ये फोकस करिए, ये जो सारे नाम है बच्चों, ये सारे नाम न्यूक्लियोसाइड है। एग्जाम में आता है एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। साइटिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। यूरिडीन क्या है? और अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ आप फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे? तो बच्चों वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा बोलिए? न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करें एडिनाइलिक क्या है? न्यूक्लियोटाइड। गुएनाइलिक क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? न्यूक्लियोटाइड। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? न्यूक्लियोसाइड। ये सारे क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक। क्या है बच्चों? नाइट्रोजनी क्षारक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई अगर आप बनाना चाहते हैं कि किस तरह से बनता है, तो बहुत ही ध्यान से देखो। यहां पर आप सबसे पहले पेंटोस शर्करा बनाइए। तो ये हमने एक पेंटोस शर्करा बना ली, और आप सभी जानते हैं उसमें 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर हम, ये एक पेंटोस शर्करा हो गई, ठीक है। एक और पेंटोस शर्करा बना लीजिए आप, ये 2 पेंटोस शर्करा बन गई। अब जो पेंटोस शर्करा के बच्चों पहले कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ेगा, तो पहले कार्बन पर क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजनी क्षारक। तो यहां पर मान लीजिए एडिनिन आ सकता है, यहां पर साइटोसिन आ सकता है। अब पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा भाई? न्यूक्लियोसाइड। अगर हम न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ देंगे, ये फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ा तो भाई न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बना? और दो जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। किसके द्वारा जुड़े होंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहां पर हमारे पास एक और डायग्राम है, आप उससे भी देख सकते हैं ध्यान से कि ये देखो, आपने एक पेंटोस शर्करा, दूसरी, तीसरी पेंटोस शर्करा, पहले कार्बन पर क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजनी क्षारक। और इनके बीच में कौन सा बंध होगा? ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध होगा भाई? तो ग्लाइकोसिडिक बंध होगा। इनके बीच में कौन सा बंध होगा? ग्लाइकोसिडिक बंध होगा। कौन सा बंध होगा भाई? ग्लाइकोसिडिक। तो इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक। और यहां पर ये जो बॉन्ड है इसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है बच्चों, फॉस्फोडाइएस्टर बंध है। तो ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है इनके 2 प्रकार हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। तो डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। क्या है बच्चों बताइए? अब डीऑक्सीराइबोज शर्करा की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे डायग्राम है।
ये देखो डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। क्या होती है बच्चों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ऐसे करिए आप सब। तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, लेकिन ये समानांतर नहीं होती। कैसी होती है? प्रति समानांतर, एंटी पैरेलल। बोलो एक साथ। यानी कि एक सीधी होगी, एक उल्टी होगी। तो आप जब भी डीएनए समझे तो आप इस तरह से अपनी फिंगर को ऐसे कर लीजिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। आपको समझने में क्या होगी? आसानी होगी। अब यहां पर अगर हम डीएनए की बात करें बच्चों, ठीक है, डीएनए की बात करें तो इस तरह से एक अक्ष के सापेक्ष दो श्रृंखलाएं घूमती हुई जाती है सर्पिल रूप से। तो आप याद रखो कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कितनी होती है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। उसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोस। और नाइट्रोजनी क्षारक की बात करें तो ATCG। क्या क्या पाए जाएंगे भाई? ATCG। ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो दोनों श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि भाई जो डीएनए होता है, डीएनए का एक कुंडलन की लंबाई, ठीक है, जैसे घूमेगा तो एक कुंडलन की लंबाई लगभग कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी भाई? 34। अब डीएनए ऐसे घूमता है, ऐसे करिए आप सब। एक ऐसे घुमाइए 36 डिग्री, फिर घुमाइए तो आपको पूरा घुमाने के लिए 10 बार घुमाना पड़ेगा। तो पूरा घुमाओ कितना हो गया? 360। कितना हो गया बच्चों बताइए? 360 हो गया। तो यहां पर ये बात अच्छी तरह से समझिए आप कि अगर बाय द वे हम एक बार घुमाएंगे एक टर्न तो 36 डिग्री का, कैसा होगा भाई? 36 डिग्री। और कंप्लीट घुमाएंगे तो कितना होगा? 360। और 360 में 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारक होंगे। कितने होंगे भाई? और एक कुंडलन की जो लंबाई है वह लंबाई कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। आप यहां पर ध्यान से देखो कि डीएनए का एक घुमाव 36 डिग्री, कंप्लीट घुमाव 360, एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा भाई? और हम कहेंगे एक कुंडलन में 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कितने होंगे भाई? 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारक। यहां पर एक आप डायग्राम देखो ध्यान से कि हमने दो श्रृंखला बनाई, ठीक है। तो डीएनए में क्या होता है बच्चों कि जो दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक को दिखाते हैं 5-3, एक को दिखाते हैं 3-5। तो इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये पेंटो शर्करा है, शुगर 1, शुगर 2। ये नाइट्रोजनी क्षारक है। नाइट्रोजनी क्षारक पेंटो शर्करा के बीच में कौन से बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक। कौन से बॉन्ड है? और यहां ये फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा हुआ है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। बोलो एक साथ। फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ा है। अब हम बात करेंगे कि ये तो 5-3 है, इधर वाली उल्टी बन गई, ठीक है, उल्टी बन गई। ये हमने देखा पेंटोज को उल्टा बना दिया। और यहां पर ये नाइट्रोजनी क्षारक है, ये नाइट्रोजनी क्षारक है। ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 2। और सी और जी के बीच में कितने? 3। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 2 के बीच कितनी है? 3.4। और 10 के बीच कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। यानी एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी भाई? जोर से बोलिए। और टर्न कैसे होगा? 36। तो पूरा घुमाओ 360। कैसा होगा? सबसे बढ़िया पूरे ही घूम जाओ। ये पूरा घूम गए तो पूरा घूम गए तो कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। अब हम बात करें यहां पर कि भाई जो डीएनए होता है, इस डीएनए में एक और बात समझिए कि नाइट्रोजनी क्षारक पेंटो शर्करा के कौन से कार्बन से जुड़ेगा? पहले कार्बन। और फॉस्फोरिक अम्ल प्रथम पेंटोज के तीसरे कार्बन से और बाद वाले पेंटोज के 5वें कार्बन से। पहले वाले के तीसरे कार्बन, बाद वाले के, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। फॉस्फोडाइएस्टर बंध होगा।
अब हम बात करेंगे कि भाई डीएनए जो होता है, डीएनए के अलग अलग रूप भी होते हैं। ठीक है, डीएनए के क्या होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। डीएनए के बहुत सारे डायग्राम है बच्चों, यहां ये भी देख सकते हैं। जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फोरिक अम्ल होता है वो बैकबोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रीढ़ की हड्डी। तो आपको ध्यान रखना है कि शर्करा और फॉस्फेट डीएनए की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं, बैकबोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, बैकबोन। बैकबोन बनाने का काम करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जैसे आप अगर एक्स्ट्रा सीखना चाहिए, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ऑलरेडी आप इसे ही बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे एडेनिन में, और एडेनिन और गुवानिन क्या है, प्यूरिन के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, तो आप देखो इन दोनों में दो दो वलय पाई जाएगी। कितनी वलय पाई जाएगी, दो दो। हम बात करें थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल में एक एक वलय पाई जाती है, और ये तीनों किसके उदाहरण है, पायरिमिडिन। किसके उदाहरण है, पायरिमिडिन। अब बच्चों डीएनए जो होता है, हम बात करें डीएनए के अलग अलग रूप होते हैं। तो डीएनए के अलग अलग रूप, जैसे डी डीएनए, सी डीएनए, बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। आपने जो वाटसन व क्रिक ने पढ़ा, मतलब जो डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन व क्रिक ने दिया, वह बी डीएनए था बच्चों। कैसा था भाई बताइए, तो बी डीएनए के बारे में बताया वाटसन व क्रिक ने। तो एक मिनट में आप रिवाइज करेंगे कि भाई वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया, उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, दोनों एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। एक को 5 डेज 3 डेज से, एक को 3 डेज 5 डेज से। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी। कौन सी शर्करा होगी, और नाइट्रोजन क्षारक में ए टी सी जी क्या पाए जाएंगे भाई, ए टी सी जी पाए जाएंगे। अब देखो यहां पर हम बात करें डी डीएनए में 8, एक कुंडलन में कितने नाइट्रोजन क्षारक होंगे, 8। सी डीएनए में एक कुंडलन में कितने नाइट्रोजन है, 9। और आपने क्या पढ़ा था, बी, तो एक कुंडलन में कितने होंगे भाई, 10 नाइट्रोजन क्षारक होंगे। कितने होंगे, 10 जोड़ी होंगे। ए डीएनए की बात करें तो 11 जोड़ी, और जेड डीएनए में तो बात करें 12 जोड़ी। तो आप ध्यान से देखो 8, 9, 10, 11 ये तो कैसे होंगे, राइट साइड। कैसे होंगे, क्लॉकवाइज। कैसे होंगे, क्लॉकवाइज। और जो जेड डीएनए वो किस तरह की कुंडलित होगा, लेफ्ट साइड। तो आप इसे याद रख सकते हैं, धोखेबाज। कैसे याद रखेंगे, तो भाई डी डीएनए में कितने, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। अब देखो डीएनए जो होता है बच्चों, 4 गाप के नियम का पालन करता है। किसका नियम का पालन करेगा, 4 गाप। जिनमें भी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है वह 4 गाप का नियम का पालन करते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एरविन चारगाप। क्या नाम था, उन्होंने बताया कि डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडिन होगा। ठीक है, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडिन, जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थाइमिन, जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या होगा, गुआनिन। तो इसे 4 गाप का नियम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, 4 गाप। हम बात करें डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फोरिक अम्ल भी समान अनुपात में होंगे। कैसे होंगे बच्चों, समान अनुपात। अब देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर डीएनए में एडेनिन 17% है, तो आप बताइए उसमें टी कितना होगा, उसमें सी कितना होगा, उसमें जी कितना होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अगर आपको एडेनिन पता है 17%, तो एडेनिन जितना होगा उतना ही क्या होगा, थाइमिन। तो थाइमिन भी कितना हो गया, 17%। अब 17 और 17 को जोड़ दो, कितना आया, 34। उसको 100 में से माइनस कर दो तो कितना बचा, 66 और 66। तो भाई सी में आधा आधा कर दो, 33%। यानी आपने किसको, 66% को आधा कर दिया, इनको जोड़ा तो कितना आ रहा था, 34%, और 100 में से माइनस किया तो कितना आ गया, 66। 66 का आधा क्या होगा, साइटोसिन, आधा क्या होगा, गुआनिन। तो ऐसे ही हम बात करें डीएनए में साइटोसिन 19%। तो जितना साइटोसिन होगा बच्चों उतना ही क्या होगा, गुआनिन। तो ये भी कितना होगा, 19%। कितना होगा बच्चों बताइए, 19%। अब 19 को जोड़ दो आप, कितना हुआ, 38। उसको 100 में से माइनस करो, कितना आया, 62 आ गया। अब 62 का आधा आधा कर दो तो आधा एडेनिन होगा और आधा थाइमिन होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए।
इसके बाद डीएनए के बाद हम आते हैं आरएनए। किस पर आते हैं? आरएनए। तो यहां आरएनए में आपको याद रखना है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। क्या होती है बच्चों बताइए? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो आपको याद रखना है कि डीएनए में कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है? 2। और आरएनए में कितनी बताइए? तो भाई एक सिंपल डायग्राम है, आप इससे यहां समझ सकते हैं कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। कितनी भाई? 2। और आरएनए में कितनी है? 1। तो आप यहां से भी दिखा सकते हैं। कई सारे जो गर्ल्स स्टूडेंट है ये स्टाइल बनाकर क्लास में भी, तो भाई एक तरफ डीएनए और एक तरफ आरएनए। अब हम आरएनए की बात करें, ठीक है, ध्यान से समझिए आप। अगर आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है भाई? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम बात करें यहां पर शर्करा होगी राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा होगी? और नाइट्रोजनी क्षारक में AUCG क्या क्या होगा? एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन। यानी डीएनए में थाइमिन था और यहां क्या आ गया? यूरेसिल। अब बच्चों आरएनए की बात करें तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जिसे 5' 3' से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? 5' से। अब हम बात करें आरएनए के बच्चों 3 प्रकार होंगे, mRNA, rRNA, tRNA। mRNA का पूरा नाम मैसेंजर आरएनए। इसे संदेश वाहक, क्या नाम देंगे भाई? संदेश वाहक आरएनए। तो भाई सबसे पहले जेकब व मोनार्ड वैज्ञानिकों ने इसको खोजा और ये कुल आरएनए का लगभग कितना प्रतिशत होता है? और ये प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो अम्लों की सूचनाओं या संदेश को ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए का मतलब ये कुल आरएनए के 80% होते हैं। कितने होते हैं भाई? 80%। और भाई ये राइबोसोम में ही पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं। हम बात करें आरआरएनए कई तरह के होते हैं, जैसे अवसादन गुणांक 5S, 5.8, 16, 18S, 23S, 28S। यह आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में भी पढ़ा होगा। कहां पर पढ़ा होगा? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में भी आपने ये सब पढ़ा होगा। तो आरआरएनए ये है, और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण। इसके बाद हम बात करते हैं टीआरएनए। टी का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरित आरएनए, या इसे एसआरएनए, सोल्यूबल आरएनए। क्या कहेंगे बच्चों? सोल्यूबल आरएनए। और ये कुल आरएनए के लगभग कितने होते हैं? 10 से 15। ये सबसे छोटा आरएनए होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट आरएनए। जोर से बोलिए। ये घुलनशील होता है। कैसा होता है भाई? और इसकी संरचना को समझाने के लिए कौन सा मॉडल दिया? क्लोवर लीफ मॉडल। एक बात ध्यान रखेंगे, आरएनए यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं है जैव अणु में, इसलिए आप केवल इंट्रोडक्शन पढ़कर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़कर इसमें आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो भाई एनसीईआरटी में बहुत छोटा पैराग्राफ दे रखा है, तो आप ध्यान से देखो कि भाई जो न्यूक्लिक अम्ल हो ये अम्ल अविलेय अंश में होता है। किसमें होता है भाई? अम्ल अविलेय अंश। ऑलरेडी आपने शुरुआत में पढ़ा। वृद्ध जैव अणु है। कैसा है बच्चों बताइए? वृद्ध जैव अणु। इसमें बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये वृद्ध जैव अणु होता है। क्या होता है भाई? वृद्ध जैव अणु। अब यहां ये क्वेश्चन आता है कि एक न्यूक्लियोटाइड में 3 रासायनिक घटक होते हैं। कितने होते हैं भाई? एक हो गया पेंटोस शर्करा। क्या हो गया भाई? पेंटोस शर्करा। या हम इसी एनसीईआरटी में ले लें तो पहला विषम चक्रीय यौगिक। क्या होगा भाई? विषम चक्रीय। तो विषम चक्रीय यौगिक की बात करें तो आप नाइट्रोजनी क्षारक ले लो। क्या ले लो भाई? फिर मोनोसेकेराइड तो हमने क्या ले लिया? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। और फास्फोरिक अम्ल H3PO4। तो 3 घटक हो गए, नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोस शर्कराएं और फास्फोरिक अम्ल। ये मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक अम्ल। क्या बनाएंगे भाई? अब देखो न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक। तो नाइट्रोजनी क्षारक क्या है? एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है बच्चों। क्या है भाई? प्यूरिन। और जो बचे हैं वो क्या है? पिरिमिडिन या पायरिमिडिन। पिरिमिडिन या पायरिमिडिन। तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एंजाइम। बच्चों एंजाइम जो होते हैं ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं भाई? जैव उत्प्रेरक।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को यहाँ बहुत सारे डाउट आते हैं, तो ये बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। हम बात करें जैव उत्प्रेरक, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहेंगे, उन्हें क्या नाम देंगे? जैव उत्प्रेरक। उन्हें क्या नाम देंगे? जैव उत्प्रेरक। अब हम बात करेंगे कि भाई एंजाइम अभिक्रिया की दर को कई गुना बढ़ा देते, कई गुना बढ़ा देते। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कुहाने, इन्होंने एंजाइम शब्द दिया। क्या दिया भाई? एंजाइम शब्द। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था समनर, इन्होंने बताया कि भाई एंजाइम प्रोटीन प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? और भाई ऐसा तो है ही नहीं कि सारे एंजाइम प्रोटीन के होंगे, अपवाद भी होते हैं। तो अपवाद क्या है? राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस, क्योंकि इनमें प्रोटीन के अलावा न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है भाई? तो ये अपवाद हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई एंजाइम और अकार्बनिक उत्प्रेरक में क्या अंतर है, ये भी एनसीईआरटी का टॉपिक है। हम बात करेंगे कि भाई ये कार्बनिक पदार्थ और ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पर विकृत नष्ट हो जाएंगे और ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर बहुत अच्छे तरह से काम करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया काम करेंगे। ये लिविंग सेल में, जीवित कोशिकाओं में पाए जाएंगे और भाई ये फैक्ट्री में, कारखाने में, कहीं पर भी काम कर लेंगे। यस और नो? इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई एंजाइम होता कैसा है। तो एंजाइम, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? प्रोटीन के। अब एंजाइम में छोटे छोटे गर्त होते हैं, तो छोटे छोटे जो गर्त होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं सक्रिय स्थल। क्या बोलेंगे? और एंजाइम के सक्रिय स्थल जो होते हैं ये क्रियाधार से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे? आप तो सिंपल माइंड में याद रखो, ताला चाबी जैसे। कैसे होंगे भाई? ताला चाबी जैसे काम करेंगे, ताले व चाबी की तरह काम करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखो कि भाई एंजाइम के सक्रिय स्थल क्रियाधार से जुड़ेंगे। अब क्रियाधार से जुड़ते ही भाई एक यौगिक बनेगा, एक सम्मिश्र बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो उसका नाम दिया एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसमें एंजाइम क्रियाधार के बंधों को तोड़ेगा। तो ऐसे करिए आप सब, अब बंध टूट रहे टूट रहे टूट रहे टूट रहे टूट रहे टूट गए। तो जब बंध टूट गए तो क्रियाधार किस में चेंज हो जाएगा? उत्पाद में। और उत्पाद में चेंज होते ही वह एंजाइम से अलग हो जाएगा। तो यहां हम एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम, जैसे एक डायग्राम और देख सकते हो आप कि भाई ये एंजाइम है। क्या है बच्चों? एंजाइम, और ऊपर क्रियाधार है। तो यह आपस में जुड़कर यहां पर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स में क्रिया होगी और क्रियाधार को किसमें चेंज कर दिया जाएगा? उत्पाद या प्रोडक्ट। उत्पाद या प्रोडक्ट। जैसे यहां पर माल्टोज है हमारे पास क्रियाधार, एंजाइम क्या है? माल्टेज। तो उत्पाद क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। बोलिए एक साथ, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ कि भाई एंजाइम क्रियाधार जटिल सम्मिश्र बना, फिर उसमें आपस में क्रिया होगी, बंधों को तोड़ा जाएगा और लास्ट में हम कहेंगे एंजाइम और उत्पाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब हम बात करें, सर्वप्रथम क्रियाधार सक्रिय स्थल में व्यवस्थित हो गया, एंजाइम के सक्रिय स्थल में फिट हो गया। फिट होते ही भाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा भाई? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का नाम आपको पता ही है, एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र। क्या नाम देंगे भाई? अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वहां एंजाइम रासायनिक बंधों को तोड़ेगा और रासायनिक बंधों को तोड़ने के बाद एंजाइम जो है उसको किसमें चेंज करेगा? उत्पाद में। अब नवनिर्मित उत्पाद अलग हो जाएगा और एंजाइम भी अलग हो गया। अब एंजाइम किसी अन्य क्रियाधार को ढूंढेगा और उस क्रियाधार को किसमें बदलेगा? उत्पाद में। तो एंजाइम का कार्य है कि वह क्रियाधार को किसमें चेंज करेगा? उत्पाद में। किसमें चेंज करेगा? उत्पाद में। तो आप तो सिंपल याद रखो कि भाई ये एंजाइम है और ये क्रियाधार है, ये आपस में जुड़कर एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बनाएंगे और जब ये सम्मिश्र बनाएंगे इसमें बंधों को तोड़ेंगे, उसके बाद एंजाइम और उत्पाद का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एंजाइम व उत्पाद का। यहां ये डायग्राम भी देख सकते हो आप कि भाई एंजाइम में सक्रिय स्थल है। अब ये क्रियाधार के सक्रिय स्थल से जुड़ेंगे, जुड़ते ही भाई कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर इसमें एंजाइम बंधों को तोड़ेगा और क्रियाधार को किसमें चेंज कर देगा? उत्पाद में। किसमें चेंज करेगा बच्चों? उत्पाद। ठीक है,
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो एंजाइम को प्रभावित करते हैं। तो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी 3 कारक हैं, तापमान, पीएच और क्रियाधार की सांद्रता। अब हम बात करें तापमान, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह ताप जिस पर एंजाइम अपनी अधिकतम क्रिया को दर्शाते हैं उसे बोलते हैं इष्टतम ताप। क्या बोलते हैं? जैसे हम हमारी सबकी बात करें तो 24 घंटे में एक ऐसा समय लगता है जब हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को हो सकता है सुबह लग रहा हो, कुछ बच्चों को हो सकता है दिन में लग रहा हो, कुछ बच्चों को हो सकता है रात में लगा हो। तो वो उसको बोलते हैं इष्टतम समय। क्या कहेंगे? इष्टतम, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई जो एंजाइम है एक तापमान की परास में काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भाई एंजाइम 36 डिग्री पे भी काम कर लेंगे, 38 पे भी काम कर लेंगे। तो एक परास में काम करेंगे, रेंज में काम करेंगे। परास से बढ़िया क्या शब्द है? रेंज। तो एक तापमान की रेंज में काम करेंगे। वह ताप जिस पर एंजाइम अपनी अधिकतम क्रिया दर्शाते हैं उसे क्या नाम देंगे? इष्टतम ताप। क्या नाम देंगे? इष्टतम ताप। अधिक तापमान पर भाई एंजाइम का क्या होगा? विकृतीकरण। जैसे मान लीजिए घर में दूध फट गया तो दूध का क्या हो गया? विकृतीकरण, वो दोबारा काम नहीं आ सकता। इसीलिए बच्चों जब बुखार आती है तो पूरी कोशिश की जाती है कि शरीर का तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। चाहे हम गीली पट्टी करें, आप डॉक्टर बन गए, कोई छोटा बच्चा आया तेज बुखार है तो आप कहेंगे भाई घर जाके से ठंडे पानी से नहला दो, क्योंकि ठंडे पानी से नहाते उसका शरीर का तापमान कम होगा। क्योंकि अगर तापमान बढ़ गया तो शरीर के एंजाइम क्या हो गए? विकृत हो जाएंगे, मर भी सकता है। ऐसा नहीं होना। कम तापमान पर एंजाइम का क्या होगा? निष्क्रियकरण। क्या होगा बच्चों? निष्क्रियकरण। एक बात और याद रखेंगे कि भाई अगर बाय द वे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे करिए आप सब, इसको बोलते हैं थंब रूल, अंगूठा नियम। अगर रासायनिक अभिक्रिया में तापमान 10 डिग्री बढ़ा दे, 10 डिग्री बढ़ा दे तो अभिक्रिया होगी डबल। ऐसे करिए, रासायनिक अभिक्रिया में तापमान 10 डिग्री कम करे तो अभिक्रिया क्या होगी? आधी। अभिक्रिया क्या होगी? आधी हो जाएगी। तो भाई अभिक्रिया आधी हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे, ये PYQ के क्वेश्चन है बच्चों, उसमें पूछा गया है एक्स अक्ष पर क्या आएगा? तापमान। वाई पर क्या आएगा? एंजाइम की क्रियाशीलता। क्या आएगा भाई? एंजाइम की क्रियाशीलता। अब हम बात करें पीएच। वह पीएच जिस पर एंजाइम अपनी अधिकतम क्रिया को दर्शाएगा उसे क्या नाम देंगे? इष्टतम पीएच। भाई कुछ एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम करेंगे और कुछ क्षारीय माध्यम। किसमें काम करेंगे? क्षारीय। जैसे पेप्सिनोजन पीएच 1.8 पर काम करेगा, लारिय एमाइलेज पीएच 6.8 पर काम करेगा, लाइपेज कितने पे काम करेगा? 7.6 के आसपास। आप इसे एनसीईआरटी के डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे ही हमने पीएच का उदाहरण ले लिया, तापमान का उदाहरण ले लिया, तो आप ध्यान से देखो कि तापमान 37 में सबसे बड़ा ग्राफ बन रहा है। ठीक है। अब अगर तापमान और बढ़ रहा है तो भाई एंजाइम का विकृतीकरण हो गया, तो विकृतीकरण हो गया 50 डिग्री पर। अगर तापमान कम होगा तो क्या होगा? निष्क्रियकरण। ऐसे मान लीजिए पीएच है तो कोई एंजाइम है जैसे लारिय एमाइलेज, वो 6.8 पर सबसे ज्यादा काम करेगा। अधिक पीएच हुआ, कम पीएच हुआ तो वह काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम आते हैं क्रियाधार की सांद्रता। अब देखो क्रियाधार की सांद्रता में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम है और क्रियाधार है। क्रियाधार मतलब सबस्ट्रेट, बोलो। तो अगर क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाते तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। एक ऐसी स्थिति आएगी कि अभिक्रिया की दर मैक्सिमम हो गई तो उसे बोलेंगे वी मैक्स, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो अभिक्रिया की दर बढ़ाने पर, मतलब हम बात करें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा दो तो भाई क्रिया का वेग बढ़ेगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि वेग कितना होगा? मैक्सिमम। तो उसे हम नाम देंगे वी मैक्स। क्या नाम देंगे बच्चों? इसके बाद क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाने पर कोई फायदा नहीं हो। अब इस वी मैक्स का आधा, वी मैक्स बाई 2, वी मैक्स आधा होगा तो आपको एक स्थिरांक मिलेगा जिसका नाम है Km। Km को बोलते हैं माइकेलिस स्थिरांक। यानी Km क्रियाधार की वह सांद्रता है जहां पर आपको वी मैक्स कितना मिल रहा है? आधा।
तो Vmax/2 पर क्या मिलेगा? Km। क्या मिलेगा भाई? Km मिलेगा। तो इससे क्रियाधार की सांद्रता भी एंजाइम को प्रभावित करती है। इसके बाद हम बात करते हैं सक्रियण एनर्जी। ये PYQ क्वेश्चन है, लेबलिंग से क्वेश्चन आए। किससे क्वेश्चन आए बच्चों बताइए? लेबलिंग। तो हम बात करेंगे लेबलिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहां पर ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। हम बात करेंगे सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। जैसे आपको समय समय पर मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन आपके लिए क्या है? सक्रियण ऊर्जा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए बाहर से ऊर्जा की आपूर्ति जरूरी होती है। उस ऊर्जा की आपूर्ति या सप्लाई को ही हम क्या नाम देंगे? सक्रियण ऊर्जा। क्या नाम देंगे? सक्रियण ऊर्जा। अब हम बात करेंगे कि यहां पर एक ग्राफ है, ये PYQ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जाएगा कि वाई अक्ष पर क्या आएगा भाई? विभव ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। एक्स पर क्या आएगा? क्रियाधार की दर। क्या आएगा बच्चों? क्रियाधार। यहां पर ये क्रियाधार है, यहां पर ये उत्पाद है। अब आप इसमें देखो दो ग्राफ बन रहे हैं, ठीक है? तो एक बड़ा ग्राफ बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है? बड़ा वाला। ये बिना एंजाइम के द्वारा हो रहा है। तो बिना एंजाइम के द्वारा होगा तो भाई वहां पर ज्यादा समय लगेगा। अगर एंजाइम होगा, जैसे ये छोटा ग्राफ, ये एंजाइम है, तो एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा, यानी एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। बोलो एक साथ। तो ये अच्छी तरह याद रखना कि एंजाइम जो है सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, जिससे जल्दी उत्पाद बने। तो आप देखो, अगर बिना एंजाइम होगा तो ज्यादा समय लगेगा, और अगर एंजाइम होगा तो कम समय लगेगा। अब अगर भाई देव आपको ऐसा ग्राफ दिख रहा है जिसमें क्रियाधार ऊपर है और उत्पाद नीचे है, क्रियाधार ऊपर है, उत्पाद नीचे है, तो इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या कहेंगे बच्चों? ऊष्माक्षेपी। ठीक है? तो आप देखो, ऊष्माक्षेपी में हम बात करेंगे उत्पाद नीचे होगा, क्रियाधार ऊपर होगा, इसमें ऊष्मा निकलेगी। ऊष्माशोषी में क्या होगा कि भाई उत्पाद ऊपर होगा और क्रियाधार नीचे हो। उत्पाद कहां होगा? ऊपर। क्रियाधार कहां होगा? नीचे। इसे बोलेंगे ऊष्माशोषी। ये ऊष्मा को ग्रहण करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा। यस और नो? नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई एंजाइम के कितने प्रकार हैं। तो हम बात करेंगे कि भाई एंजाइम के दो प्रकार हैं। यहां पर भी 2025 में क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आएगा अभी बताता हूं मैं आपको। तो भाई एंजाइम के दो प्रकार हैं, एक सरल एंजाइम और एक होलो एंजाइम। तो सरल एंजाइम का दूसरा नाम क्या है बच्चों? एपो एंजाइम। तो आप एपो एंजाइम नाम याद रखेंगे। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश टर्म सीखना जरूरी है, मेडिकल कॉलेज में सब कुछ अंग्रेजी में आता है, ठीक है? तो भाई सरल एंजाइम का नाम क्या है? एपो एंजाइम। अब ध्यान दीजिए इधर, हम बात करें सरल एंजाइम को एपो एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। ये केवल प्रोटीन के बने। किसके बने बोलो? और इसके एग्जांपल हो गए माल्टेज, लैक्टेज। कौन कौन से हो गए भाई? माल्टेज और लैक्टेज। इसके बाद होलो एंजाइम, संयुग्मी एंजाइम। कौन कौन से बताइए? होलो एंजाइम या संयुग्मी एंजाइम। तो हम बात करें होलो एंजाइम का मतलब है कि एपो एंजाइम प्लस सहकारक, या आप ऐसे बोल सकते हो सरल एंजाइम प्लस सहकारक। अब जो PYQ क्वेश्चन आया था वो सहकारक से आया था, 2025 की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो सहकारक को कोफैक्टर भी बोलते हैं। कोफैक्टर के कितने प्रकार हैं? कौन कौन से? प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम, धातु आयन। अब प्रोस्थेटिक समूह का क्वेश्चन आया था PYQ 2025 में। लिख देता हूं मैं, आपको याद रहेगा कि भाई ये 2025 में क्वेश्चन आया था, ठीक है? आप ध्यान से देखो, प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक पदार्थ, और ये मजबूती से जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे? बस यही डिफरेंस। इसका हिम प्रोस्थेटिक समूह है जो कौन से एंजाइम में पाया जाएगा? पेरोक्सीडेज और कैटालेज। ये एनसीईआरटी की लाइन है। इसके बाद सह एंजाइम भी कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन ये लचीले रूप से जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे? लचीले रूप से। अब हम बात करेंगे कि भाई इसमें क्या है? विटामिन B3, नियासिन। विटामिन B3 जो है वह सह एंजाइम है, और ये किसमें मिलेगा? NAD और NADP, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट।
तो NAD और NADP में मिलेगा बच्चों। कहां पर मिलेगा? तो इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप याद रखो भाई दोनों कार्बनिक पदार्थ हैं। बोलिए, ये मजबूती से जुड़ेगा और ये लचीले रूप से। ये फेविक्विक है और ये सिंपल गोंद है घर पे बनाया हुआ। तो मजबूत जोड़ किसका है? प्रोस्टेटिक एंजाइम के साथ, सरल एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ेगा और ये लचीले रूप से जुड़ेगा। और यहां से भी बच्चों PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। धातु आयन का मतलब धातु आयन, जैसे हम बात करें क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोटियोलाइटिक कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम किसकी उपस्थिति में काम करेगा? जिंक। तो जिंक क्या है? सहकारक। क्या है भाई? कोफैक्टर। क्या है बच्चों बताइए, एक साथ बोलिए। तो धातु आयन हो गए, जैसे लारी एमाइलेज किसकी उपस्थिति में काम करेगा? क्लोराइड। हेक्साकाइनेज किसकी उपस्थिति में काम करेगा? मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो भाई ये सहकारक काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं एंजाइम का वर्गीकरण। ठीक है, एंजाइम का वर्गीकरण। तो भाई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम को 6 क्लास में बांटा है। ऐसे करिए आप, कितनी क्लास में? 6 क्लास। हर क्लास का फिक्स नाम है बच्चों, फिक्स नाम है। तो हम बात करेंगे कि भाई यहां 6 क्लास है, तो हम बात करें 6 क्लास में सब क्लास कितनी है? 4 से 13। तो भाई यहां से भी एक पुराना PYQ क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई क्लास तो 6 है और सब क्लास कितनी है? 4 से 13। अब हर क्लास का नाम फिक्स है। पहली क्लास का नाम फिक्स है भाई। पहली क्लास का नाम क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। बोलिए एक साथ, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन होगा। क्या होगा भाई? ऑक्सीकरण अपचयन। भाई डीहाइड्रोजनेज, परऑक्सीडेज, केटेलेज एंजाइम हो गए। अब ये NCERT की लाइन है कि ऑक्सीकृत अपचयित, तो भाई क्रिया के बाद ऑक्सीकृत तो क्या हो गया? अपचयित, और अपचयित क्या हो गया? ऑक्सीकृत। ठीक है, तो ये NCERT की लाइन है। जैसे एक एग्जांपल है एल्कोहल प्लस NAD, तो एल्कोहल से क्या बना? एल्डिहाइड, और NAD से क्या बना? NADH। और ये कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? डिहाइड। ऐसे क्लास सेकंड का नाम है ट्रांसफरेज। क्या नाम है? ये स्थानांतरण करेंगे। क्या करेंगे? स्थानांतरण। जैसे यहां अच्छा उदाहरण है कि ग्लूकोज प्लस ATP। अब ATP क्या है? दाता। ये फॉस्फेट का दान करेगा। किसका दान करेगा? फॉस्फेट। ग्लूकोज के पास गया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इससे फॉस्फेट कम हुआ तो क्या बन गया? ADP। तो दाता तो बन गया ग्राही, और ग्राही बन गया दाता। पक्का? और ये प्रक्रिया होगी हेक्साकाइनेज की उपस्थिति में। इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोलेजेस। तो ये NCERT की लाइन है कि भाई हाइड्रोलेजेस क्या करते हैं? जल की सहायता से बंधों को तोड़ेंगे। बोलिए एक साथ। अब कौन कौन से बंध? कार्बन, 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 ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड, कार्बन हैलाइड। इन सब बंधों को जल अपघटन की सहायता से तोड़ेंगे। जैसे माल्टोज को पानी पिलाइए, माल्टेज की उपस्थिति में क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्या बनेगा भाई? ऐसे सुक्रोज को पानी पिलाइए, सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ऐसे लैक्टोज को पानी पिलाओ, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो आप तो हाइड्रोलेजेस नाम से क्लियर है, जल की सहायता से बंधों को तोड़ना। और अगर बिना जल की सहायता से तोड़ेंगे तो क्या नाम देंगे? लाइजेस। तो ये NCERT का ही डायग्राम है। आप देखो इसके साथ जुड़े हुए हैं। यहां लाइजेज में एक बात याद रखनी है कि डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा भाई? क्या याद रखना है? बिना जल की सहायता से बंधों को तोड़ना, और उसमें क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। देखो यहां एक एग्जांपल है जो आप ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हो। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये विभाजित होकर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाता है, और ये प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? एल्डिहाइड। तो आप तो ये याद रखो कि ये एक प्रोडक्ट है, इससे 2 भागों में टूट गया तो यहां तो सिंगल बॉन्ड है और यहां कैसा बॉन्ड है? डबल। कैसा बॉन्ड है भाई? इसके बाद आइसोमरेज। आइसोमरेज का मतलब है समावयवीकरण। बोलिए एक साथ। हम बात करेंगे आइसोमर बनाएंगे। आइसोमर मतलब जुड़वा। क्या बनाएंगे? ट्विंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे अब यहां एक NCERT की लाइन है कि सभी जो एंजाइम है ये प्रकाशीय, ज्यामितीय, स्थिति, समावयव के अंतर रूपांतरण को प्रेरित करेंगे। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में अंदर परिवर्तित किया तो क्या बन गया?
फ्रक्टोज। तो ये एक दूसरे के समरूप होते हैं, आइसोमर होते हैं, ट्विन्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, जुड़वा। कैसे होते हैं भाई, जुड़वा होते हैं। तो ये आइसोमर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों बताइए, आइसोमर। और लास्ट हमारा बचा इसमें लाइगेजेज, बोलो एक साथ। ये सरल पदार्थों को जोड़कर जटिल पदार्थ बनाएंगे। सरल पदार्थों को जोड़कर क्या बनाएंगे, और ये कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन बंधों के निर्माण को प्रेरित करेंगे। तो बंधों के निर्माण को प्रेरित करेंगे, इसलिए इनका नाम रखा लाइगेजेस। क्या नाम रखा, तो भाई इसको एक तरीका है ओथ लिली, ओथ ले ली, शपथ ले ली। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, आइसोमरेज और लाइगेजेज। तो ओथ लिली याद रख लो, ठीक है, ओथ लिली। अब हम बात करें, हमने एक एग्जांपल लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं है, कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक CO2 के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। बोलो एक साथ। तो भाई 3 कार्बन, एक कार्बन ने जुड़कर कितने बना लिए, 4 कार्बन, कितने बना लिए। अब इसके बाद एंजाइम संदमक। एंजाइम संदमक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो एंजाइम को रोकते हैं। जैसे ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपकी पढ़ाई को रोकती है, मोबाइल, अधिक सोना, फ्रेंडशिप, ठीक है, इधर उधर घूमना, ये सब क्या है, संदमक है आपके जीवन के। तो ऐसे एंजाइम को रोकने का काम कौन करेंगे, एंजाइम संदमक। बोलिए एक साथ। तो वे पदार्थ जो एंजाइम को रोकते हैं, एंजाइम को रोकेंगे, एंजाइम को संदमित करेंगे, उन्हें बोलेंगे एंजाइम संदमक। अब ये 2 प्रकार के, प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी। फेमस जो है प्रतिस्पर्धी, मतलब जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है, अब एंजाइम एक है, क्रियाधार कितने हैं, 2। क्रियाधार कितने हैं, तो एंजाइम तो एक है, एंजाइम का नाम बताओ, सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज। और क्रियाधार कितने हैं, 2, मेलोनेट और सक्सिनिक अम्ल। अब अगर सक्सिनिक अम्ल जुड़ा तो नॉर्मल क्रिया होगी, लेकिन मेलोनेट जुड़ गया तो वह एंजाइम का क्या कर देगा, संदमन। यानी ये किसका कंपटीटर हो गया, सक्सिनिक अम्ल का। तो आपको याद रखना है कि अगर क्रियाधार में 2 क्रियाधार है, जैसे एक मेडिकल सीट है, 2 बच्चे हैं, कंपटीशन हुआ नहीं हुआ, जो अच्छी पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज से अच्छी मेहनत करना है। इसके बाद हम बात करें अप्रतिस्पर्धी। तो भाई अप्रतिस्पर्धी कंपटीशन ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंजाइम को ही नष्ट कर देंगे। जब एंजाइम ही नष्ट होगा तो धीरे धीरे क्रिया एकदम डाउन होती जाएगी। तो भाई साइनाइड जो होता है वह एंजाइम को, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को नष्ट कर देगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जब एंजाइम ही नष्ट हो गया तो जंतु की मृत्यु हो जाएगी। तो भाई अप्रतिस्पर्धी संदमक ऐसे पदार्थ जो एंजाइम को ही नष्ट कर दे, उन्हें क्या नाम देंगे, अप्रतिस्पर्धी संदमक। अब बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी का, रासायनिक अभिक्रियाएं। वैसे तो आपने इतनी सारी क्रियाएं पढ़ी है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो हम बात करेंगे कि बंधों के टूटने या बंधों के जुड़ने से यौगिकों का निर्माण होगा, ठीक है। हम बात करें बंधों का टूटना, नए बंधों का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब ये अकार्बनिक भी हो सकती है और कार्बनिक भी हो सकती है। जैसे अकार्बनिक अभिक्रिया, तो यहां देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, इससे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस H2। ऐसे एक और क्रिया है कि भाई जल प्लस CO2 क्या बनेंगे, H2CO3। किसकी उपस्थिति में, कार्बोनिक एंजाइम। अब यहां एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर ये प्रक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है तो 1 सेकंड में कितने अणु बनेंगे, 6 लाख। 1 सेकंड में कितने बनेंगे, और अगर बिना एंजाइम होती है तो 1 घंटे में कितने अणु बनेंगे, 200। कितने बनेंगे। तो भाई यहां पर ये क्रियाएं बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि यहां पर एक परिभाषा है कि इकाई समय में बनने वाले उत्पाद की दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। इकाई समय में उत्पाद के बनने की दर को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन। और अकार्बनिक पदार्थ तो आपने पढ़ ही लिया। इसके बाद कार्बनिक पदार्थ का एग्जांपल ले,
तो कार्बनिक पदार्थ में आप याद रखेंगे कि भाई स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को किस में बदलेंगे? माल्टोस। किस में बदलेंगे? और माल्टोस को किस में बदलेंगे भाई? ग्लूकोज। किस में बदलेंगे? तो ये कार्बनिक प्रक्रिया हो गई बच्चों। कैसी प्रक्रिया हो गई? कार्बनिक। एक और छोटी सी बात सीखेंगे कि जैसे कार्बनिक प्रक्रिया में एक ग्लूकोज से कितने पायरिक अम्ल बनेंगे? कितने बनेंगे? 2। और ये प्रक्रिया कितने स्टेप में होगी? 10 स्टेप। कितने स्टेप में होगी? 10 स्टेप में होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं होती। तो उपापचय क्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम बात करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो 2 प्रकार की, केटाबोलिज्म और, बोलिए एक साथ, केटाबोलिज्म का मतलब है अपचय। अच्छी तरह याद रखना, जब जटिल पदार्थ सरल में टूटेंगे तो अपचय। जैसे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाओ, स्टार्च से माल्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज बनाओ, तो ये कौन सी क्रियाएं? अपचय। कौन सी क्रियाएं भाई? और जब सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनेंगे तो वो क्या है? उपचय। क्या है भाई? उपचय प्रक्रिया है। तो हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती है वो 2 प्रकार की, एक अपचय और एक, इसमें क्या करेंगे बच्चों? जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ, और इसमें सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ। तो बच्चों ये आपका जैव अणु एकदम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।